ओके, तो रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे जो चैप्टर था, जहां से हमने क्लास को स्टार्ट किया था, वो था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में हमने क्या क्या चीज देखी थी? हमने देखा था एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड देखा था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखी थी, ऑक्सीडेशन स्टेट देखी थी, कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी देखी थी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड देखे थे, एलॉय फॉर्मेशन देखा था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखी थी, मेटेलिक कैरेक्टर देखा था, फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड देखा था। ये सारी चीजें हमने देखी थी डी के अंदर। तो एक एक करके थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ओवरव्यू आपको दे देते हैं इन चीज़ों का, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन का मतलब यही तो होता है। हाँ, तो एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो आपको हमने इस तरीके से बताया था कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ से हमारा जो पेन होगा इसको ऑन कर लेते हैं। तो आप सभी को यहाँ पर स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ओके, तो आप लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि एटॉमिक रेडियाई होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले हमारे पास बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई की। तो एटॉमिक रेडियाई जो होता है, ओके, एटॉमिक रेडियाई या फिर एटॉमिक रेडियस, इनिशियली डिक्रीज करता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, उसके बाद फाइनली थोड़ा सा इंक्रीज होता है। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास होता है एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड। तो इनिशियली डिक्रीज, उसके बाद कांस्टेंट विद स्लाइटली इंक्रीज। डिक्रीज क्यों होता है? तो बोलेंगे कि एटॉमिक नंबर बढ़ता है इसलिए होता है, न्यूक्लियर फोर्स, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है इसलिए यहाँ पर डिक्रीज होता है। इसके बाद एक समय के लिए कांस्टेंट हो जाता है, लास्ट में थोड़ा सा इंक्रीज होता है। ये आप बता सकते हैं। इसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारे पास डाया में डाया होती है, पैरा होती है, फेरो होती है। पैरा मतलब हमारे पास होता है अनपेड के लिए, डाया मतलब होता है पेड के लिए, और फेरो जो होता है वो भी अनपेड के लिए होता है। यहाँ पर फीबली, यहाँ पर स्ट्रांगली अट्रैक्शन होता है, और ये जो हमारे पास बीच वाला है इसमें क्या होता है? रिपल्शन होता है। फिर हमने देखा था ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ये लोग। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर N-D और NS दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर D भी होता है और S भी होता है। अगर दोनों पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास बनेगी। इसके बाद हमारे पास आती है कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी। तो ये अच्छे कैटलिस्ट माने जाते हैं। अब आपको याद होगा, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। तो ये कैटलिस्ट हमारे पास होते थे। ओके, ये हमारे पास क्या होते थे? कैटलिस्ट होते थे। तो इसका मतलब ये अच्छे कैटलिस्ट माने जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इनका साइज जो होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है इनका, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, साथ में इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल का मतलब यहाँ पर आप लोग इस तरीके से समझ लीजिए, अगर हमने लिखा है 3D 4S इस तरीके से, तो जब यहाँ पर 4 लिखा हुआ होगा, इसका मतलब यहाँ पर 4D भी होगा, लेकिन ये कैसा होगा? बिल्कुल वैकेंट होगा। आई बात समझ में? ये होता है एक्चुअल में। तो ये हमारे पास होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो इन तीन कारण की वजह से इन्हें हम लोग अच्छा कैटलिस्ट मानते हैं। इसके बाद हमने देखा था इंटरस्टिशियल प्रॉपर्टी। तो इंटरस्टिशियल प्रॉपर्टी क्या होती है? जब कोई और मेटल यहां पर फंस जाता है, यहां पर आके फंस जाता है। ओके, तो इस प्रकार का जो हमारे पास कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ओके, इनके बीच में, इस क्रिस्टल लेटिस के बीच में, इस तरीके से वॉइड के बीच में यहाँ पर आ जाता है ये। तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इसी तरीके से हमारे पास एलॉय फॉर्मेशन होता है, लेकिन एलॉय में क्या होता है? ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं बड़े बड़े, एक बाहर निकलेगा, एक की जगह पर दूसरा आ जाएगा, इसको बोलते हैं एलॉय फॉर्मेशन। मतलब एक हमारे पास जो एटम था वो निकला बाहर, उसी एटम को रिप्लेस कर दिया किसी और ने, किसी और मेटल के। हमारे पास मान लीजिए दो मेटल थी, M1 एंड M2। तो M1 जो हमारे पास रहेगा, इसका ही ये पूरा का पूरा क्या बना हुआ है? क्रिस्टल लेटिस बना हुआ है, जहां पर सारे के सारे एटम किसके हैं? M1 के हैं। और मान लीजिए आपने एक M1 का एटम निकाला और उसकी जगह पर M2 को रख दिया, सिर्फ एक को, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एलॉय फॉर्मेशन यहाँ पे बन गया। इसी तरीके से आप लोग एक की जगह पर दूसरा भी निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं एलॉय फॉर्मेशन। ओके, ये चीज यहाँ पे होती है। फिर हमारे पास आता था आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो आप लोग इसको डायरेक्ट याद कर लेंगे कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ जाएगी। क्योंकि आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब ही होता है किसी पर्टिकुलर एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना। तो जब आप लोग लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ये चीज यहाँ पे होती है। उसके बाद मेटेलिक कैरेक्टर देखा था, तो ये अच्छे मेटल्स होते हैं। ये तो बहुत सिंपल टॉपिक था हमारे पास, मेटेलिक कैरेक्टर। अच्छे मेटल होते हैं और ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज जो कि एक मेटल शो करता है वो शो करेंगे। इसके बाद हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड। तो कलर कब शो करेंगे ये भी आपको बता रखा है, यहाँ पर डी डी ट्रांजिशन होता है। और ये ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ कब होता है? जब पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो हमारे पास, मतलब जब हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, तभी हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, ये चीज आपको बताई थी हमने जब पढ़ा रहे थे आपको फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड।
इसके बाद हमने देखा था एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट की हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी, साथ में डी की भी बताई थी, तो वो आपको डायरेक्ट याद करनी है। क्या थी हमारे पास n-2, एफ में आएंगे 1 से लेकर 14 तक, 14 तक। यहाँ पर हमारे पास आएगा n-1, ये डी जो रहेगा वो आएगा 0 से 1 तक या फिर 1 तक। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ns2, यहाँ पर 2 आएंगे, ns यहाँ पर 2 बनेंगे, या फिर आप लोग 2 बोल सकते हो। ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। इसके बाद हमारे पास आता है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच में अंतर या फिर डिफरेंस। तो ये क्या होता है हमारे पास लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में डिफरेंस। हमने चीज सीखी थी कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में सबसे बड़ा डिफरेंस तो क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास 4f सबशेल में जाता है, यहाँ पर 5f में जाता है। यहाँ पर 4f, यहाँ पर 5f आएगा हमारे पास। उसके बाद हमने देखा कि ये लेंथिनियम से स्टार्ट होता है, ये एक्टिनियम से स्टार्ट होता है। इसके बाद हमने देखा कि इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर भी +3 है, यहाँ पर भी +3 है, लेकिन ये +2 भी शो कर सकता है, ये +4 भी शो कर सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, ये 4 5 6 7 तक यहाँ तक शो करेंगे। ये हमने देखा था। उसके बाद एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज होती है। किसका रीजन होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये आपको बताया था। इसके बाद आप लोग यहाँ पर चाहें तो इतने पॉइंट काफी है, लेकिन अगर आपको 2 पॉइंट और करने हैं तो आप लोग लिख सकते हो कि ये अच्छे से कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते, लेकिन ये सब के सब कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। इसके अलावा ये जो होते हैं ये रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन हमारे पास आता है, एक्सेप्शन जो कि होता है हमारे पास प्रोमेथम। प्रोमेथम नाम का एक कंपाउंड है हमारे पास, प्रोमेथम नाम का एक कंपाउंड है जो कि रेडियो एक्टिव होता है। बाकी कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं होता है, लेकिन अगर इतना भी आप याद करोगे इतना भी काफी है कि ये कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं होता है, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। अगर आपको ये लाइन याद करनी है तो ये याद कर सकते हो कि हमारे पास एक प्रोमेथम होता है जो कि रेडियो एक्टिविटी शो करता है, बाकी कोई भी शो नहीं करता है। तो ये छोटा सा एक हमारे पास एक्सेप्शन होता है। चलिए, तो ये हमारे पास हुआ लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड खत्म। इसके बाद हमने देखा था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड हमने कॉन्ट्रैक्शन देखा था। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कुछ इस प्रकार का एटम है जिसमें कुछ इस प्रकार की शेल है, अंदर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन, रिपल्शन। और यहां पर क्या अंदर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो होंगे बाहर के इलेक्ट्रॉन, ये इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये इससे अट्रैक्ट हो रहे होंगे। इसी तरीके से ये भी होंगे यहां से अट्रैक्ट, तो यहां पर लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एटम के अंदर कौन सा लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो आपको बोलना है कि यहाँ पर डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पर। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है ये डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास इस तरीके से अंदर की साइड जो हमारे पास सबशेल थी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये इसको शील्ड नहीं कर पा रहे हैं। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये शील्ड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इसको रोक देना चाहिए था लेकिन ये रोक नहीं पा रहे हैं। ये अंदर तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जाने दे रहे हैं। इसका मतलब है ये वीक है। ये जो हमारे पास हमारे पास शेल है ये वीक शेल है। इसको बोलते हैं हम लोग कि यहाँ पर ये जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट है, ये शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर कैसा होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। कैसा होता है, ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, ये हमारे पास होता है। इसको बोलते हैं हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, कि यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट कैसा होता है, पुअर होता है। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से हमारा जो साइज है, एटम का साइज है, वो क्या होता जाता है, लेंथेनॉइड साइज जो होते हैं हमारे पास वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होते जाते हैं। ये हमारे पास होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक काम करते हैं, आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए, थोड़ा सा फील आ जाए आपको कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए। तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट पूरा होने की वजह से साइज हमारा छोटा होता जाता है, इसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब आप लोग क्या लिख सकते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज द सक्सेसिव डिक्रीज इन द आयनिक रेडियस ऑफ द लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। या फिर एटॉमिक रेडियस बोल दो या फिर आयनिक रेडियस बोल दो, एक ही बात है। ये हमारे पास होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको और हमने सिंपल वे में बताया था आपको इस तरीके से कि the shape of f orbital in such a way that its shielding effect is minimum, therefore on addition of extra electron in f subshell only attraction force increases। ये चीज आपको हमने बताई थी, ये यहाँ पर आपको लिखना है, ये हो जाएगा। अब इसका रिजल्ट में आपको क्या क्या लिखना है, तो रिजल्ट आपसे पूछे जाते हैं कि क्या इसके कंसिक्वेंसेस होते हैं हमारे पास। तो ये आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर पहला जो कंसिक्वेंसेस होता है या फिर रिजल्ट होता है, रिजल्ट यहाँ पर यह आएगा कि हमारा जो साइज होगा वो छोटा होता जाएगा। ठीक है, हमारे जो एटम है उनके साइज छोटा होता जाएगा। दूसरा आप लोग लिख देना कि यहाँ पर जो आयन होगा, आयन का साइज भी छोटा होता जाएगा। ये इस तरीके से आप लोगों को याद करवाया था। ओके, ये हमारे पास होते हैं। चलिए, तो एक काम करते हैं,
अब आपके माइक्रोफोन हम लोग ऑन करने की परमिशन देते हैं। चलिए पूछ सकते हैं, आप लोग कुछ पूछना चाहें तो। चैप्टर हमारा हो चुका है फिनिश। सर कलरिंग का आपने बोला था ना कल समझा। क्या बोलना चाहते हैं, इससे चैप्टर से रिलेटेड पूछिए आप। सर डी एंड एफ ब्लॉक सर कलर का जो आप बता रहे थे। कलर बताया तो सही आपको, किस वजह से होता है, डीडी ट्रांजिशन की वजह से होता है। साथ में और किसकी वजह से होता है, डीडी ट्रांजिशन होता है, लेकिन उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का होता है या फिर उन्हीं एटम का होता है जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक का डिफरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है? वो भी कर लो, वो भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है वो, और वो सिंपल है वो तो। डी एंड एफ ब्लॉक का डिफरेंस जो होता है वो बहुत सिंपल होता है। उसको क्या है, उसमें एक में आप लिख देना कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इसमें हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में आता है। एक काम करते हैं, यहाँ पर बता देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर ये आ जाए तो समझो कि हर कोई कर देगा। इस चैप्टर का सबसे सिंपल यही क्वेश्चन बनता है हमारे पास। कलर इसका चेंज कर लेते हैं हम लोग। देखिए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि डी एंड एफ जो है हमारे पास, इनके बीच में डिफरेंस लिखिए, तो आप लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। पहला डिफरेंस लिखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारे पास, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, वो डी ब्लॉक में आएगा। यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, एफ में आएगा। और क्या लिख सकते हो आप लोग, इनके एग्जाम्पल लिख देना कि इसका जो हमारे पास एग्जाम्पल बनता है वो स्कैंडियम बनता है, टाइटेनियम बनता है। इसका नाम लिख देना कि लेंथेनियम और एक्टिनियम हमारे पास बनता है। और आप लोग क्या लिख सकते हैं, इन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। ये हमारे पास कितने हो गए, एक दो तीन। यहाँ पर लिख देना कि यहाँ पर लेंथेनॉइड एंड लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता है। और आप लोग क्या लिख सकते हैं, ये कलर शो करते हैं, ये कलर शो नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। और क्या लिखोगे, और देखिए आप लोग, अरे बहुत सारे लिख सकते हो यार आप लोग। सर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला लिख सकते हो, इनकी कॉमन सर ऑक्सीडेशन रेडियो स्टेट एक्टिविटी +2 वाला होती है। कि एफ ब्लॉक में रेडियो एक्टिव होते हैं। हाँ, ये लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 3 होगी। और यहाँ पर आप लोग रेडियो एक्टिव बता सकते हो कि ये रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, ये रेडियो एक्टिव होते हैं। तो बहुत सारे हैं, आराम से सर लिख दोगे। सर हाँ बोलिए। सर लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सर डी ब्लॉक वो ए ब्लॉक में आते हैं या नहीं आते सर? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड ये डी ब्लॉक के अंदर होते हैं, मतलब आपको थोड़ा दिखाते हैं यहाँ पर। ये देखिए, इसके अंदर ही होते हैं, लेकिन इनका नया नाम दे दिया गया है इस तरीके से। यहाँ पर होते हैं ये प्रेजेंट, ये हमारे पास पूरा डी ब्लॉक होता है इस तरीके से। इसको डी ब्लॉक बोला जाता है, डी ब्लॉक। ओके, ये पूरा। लेकिन इसी के अंदर यहाँ पर और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज, ये यहीं पर प्रेजेंट होती है। लेकिन अब केमिस्ट्री में आता है एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन यहाँ पर ये है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एफ में आता है, तो इसे अलग कर दिया गया है। लेकिन ये प्रेजेंट किसके अंदर है, इसी के अंदर है, इसलिए इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। इनर ट्रांजिशन भी इसे बोलते हैं, इसी रीजन से बोलते हैं। ओके, लेकिन प्लेसिंग इनकी यहीं पर होती है, डी ब्लॉक के अंदर ही। चलिए, तो ये जो चैप्टर था हमारा लगभग फिनिश हो गया है। एक दो टॉपिक और हैं जो कि आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे हमारे पास होता है K2CR2O7 KMnO4, इनके क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, वो आप लोग ट्राई करिएगा। थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। सर हाँ बोलिए। सर आपने जो स्क्रीन पे अभी 7 वाला क्वेश्चन बताया था जिसमें फर्स्ट और सेकंड था, वो वाला समझा दीजिए। फर्स्ट और 7 था, कौन सा वाला बताना चाहते हैं, कौन सा वाला क्वेश्चन बोलिए आप। क्वेश्चन 7 वाला था सर, बोथ में अभी आपने स्क्रीन पे दिखाया था। अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन दिखाए थे, तो उसमें से कौन सा वाला क्वेश्चन बोलिए ना, क्वेश्चन कौन सा था। क्वेश्चन नंबर सर 7 था, कुछ वैकेंसी वाला। ये नहीं, टॉपिक बोला करो आप। जैसे वैकेंसी में कौन सा दिखाया था, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे हमारे पास ये होता है। सर परीक्षा कलर कंपाउंड वाला। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं वो क्वेश्चन, कलर कंपाउंड वाला। क्वेश्चन बोला करो, बिना क्वेश्चन बोले आपके एग्जाम में भी ऐसा लिख के आओगे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको क्वेश्चन बोलना चाहिए कि हम कलर कंपाउंड बताना चाहते हैं। या फिर क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हमने कौन सा दिखाया था आपको, ये वाला क्या आप बोल रहे हो, इस तरीके से बोलो ना। कलर कंपाउंड वाला क्वेश्चन था हमारे पास। सर देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आनी चाहिए, लेकिन नहीं भी आती है तब भी आप लोग मन से भी लिख सकते हो। यहाँ से अगर मान लो कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से हमारे पास, 4 नंबर का। 3 4 नंबर नंबर का में एक से आप आएगा, लोग 4 आराम से नंबर 3 का नंबर याद लगा सकते एप्लीकेशन। हैं। 3 नंबर का आ रहा है सर। 3 नंबर का आ रहा है ना, तो 3 में से आप लोग आराम से 2 नंबर ला सकते हो। कैसे ला सकते हो वो आपको बताते हैं। देखिए, जब भी कोई आपसे बोल दे कि TiO2 इज वाइट वेयर एज TiCl3 इज वॉयलेट, इसका मतलब है ये कलर शो करेगा, ये कलर शो नहीं करेगा। तो आपको लिखना है यहाँ पर जो हमारे पास Ti होता है,
यहाँ पर जो टी होता है और यहाँ पर क्या होता है TlCl3 होता है। TiO2 यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है TiCl3। तो यहाँ पर जो हमारे पास Ti है, ये आप लोग बोलेंगे कि इनके पास क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पेयरिंग होती है, यहाँ पर अनपेयर्ड होता है, ये आपको बताना है। इस तरीके से अगर आप लोग लिखेंगे तब आपको मिलेगा 1 नंबर। दूसरी बात आपको ये भी लिखनी है कि यहाँ पर जो TiCl3 है, यहाँ पर जो Ti है, ये क्या करता है, ये dd ट्रांजिशन शो करता है। dd ट्रांजिशन यहाँ पर होता है, dd ट्रांजिशन। तो इस तरीके से आपको 2 नंबर मिलेंगे। लास्ट जो 1 नंबर रहेगा हमारे पास, वो आपको कैसे मिलेगा, वो आपको मिलेगा जब आप लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरी तरीके से बता दोगे। थोड़ा सा आप लोग वेट करिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी आप सभी को। बस 2 मिनट की बात है यहाँ पर, उसके बाद ये बैकग्राउंड नॉइस चली जाएगी। थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेटिव रहें। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, समझाएंगे आपको बिल्कुल अच्छे से एक बार और। देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे बिल्कुल। तो हमारे पास जो TiO2 होता है और हमारे पास TiCl3 होता है। तो जो TiO2 होता है, इसमें जो Ti है, यहाँ पर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ओके, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर ये मिलेगा आपको, क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है उसके ऊपर होते हैं -2 चार्ज। हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, तो ये हमारे पास किस में रहेगा, +4 में रहेगा। और +4 मतलब कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है, आपने वो ऑर्डर याद करा होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, इस तरीके से आपने याद करे होंगे। तो यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर +4 आपने लगा दिया मतलब चारों के चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे। ओके, ये यहाँ पे होता है। इसके अलावा बात करते हैं TiCl3 में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास Cl3 लगा हुआ है, Cl3 का मतलब क्या है, यहाँ पर Cl के ऊपर होता है -1 चार्ज, और हमारे पास 3 लगे हुए हैं, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो 4 में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो बचे कितने हमारे पास, 1 इलेक्ट्रॉन। और जिसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसका मतलब है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा हमारे पास। तो इसलिए ये कलर शो करता है, बिकॉज इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा 1, लेकिन इसके पास क्या रहेगा, इसके पास 0 है। और 0 क्या होता है हमारे पास, पेयर्ड होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पर होगा कलर शो, यहाँ पर कलर शो नहीं होगा। इतना काफी है, इतना आपको समझना काफी है। बाकी आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ से पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। चलिए, तो ये जो चैप्टर था हमारा होता है फिनिश। अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि एक ही चैप्टर में इतना समय दें, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कोशिश करना, थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट डालना, तो हो जाएगा। अब हमारे पास आता है अगला चैप्टर, जो कि हमारे पास था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हमारे पास ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये है। एक काम करते हैं, पहले से क्लियर कर लेते हैं। ये हमने देखा था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो मान के चलो कि आप लोग सभी कर दोगे, क्योंकि ये सिंपल सी चीज है हमारे पास। यहां से हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस प्रकार का किसी ने दे रखा है स्ट्रक्चर या फिर कंपोनेंट, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि ये जो होगा इसको बोलेंगे काउंटर आयन, इसको बोलेंगे हम लोग सेंट्रल मेटल एटम, जो कि डी ब्लॉक का पार्ट होता है, इसे हम लोग बोलेंगे अपना लिगेंड। और यहाँ पे हमने जो 6 लगा रखा है, इसका मतलब है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स है, यहाँ पर 6 नंबर ऑफ लिगेंड्स हमारे पास है। इसके बाद ये जो आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये जो लिगेंड होते हैं हमारे पास, इनके पास होते हैं लोन पेयर। ये लोन पेयर को इसको डोनेट कर देते हैं, किसको डोनेट करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को। तो डोनेशन करने से क्या होता है, हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाती है, इस तरीके से, इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाती है। तो ये सारी चीजें होती है। तो अब आप लोग लिख सकते हो व्हाट इज लिगेंड, तो क्या बोलेंगे कि ये लोन पेयर को डोनेट करता है, किसको डोनेट करता है, तो सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है। अगर आपसे पूछे कि बताओ सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, तो क्या लिखोगे कि सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो किससे करता है, तो लिगेंड से करता है। आई बात समझ में, इस तरीके से आपको लिखना है। एग्जाम्पल पूछे तो आप लोग पहले तो ये वाला याद कर लेना, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। इसमें आप बोलना कि यहाँ पर जो Fe है वो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, Cn जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास लिगेंड है। ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं, नंबर क्या है, ये नंबर ऑफ लिगेंड्स हमारे पास होंगे, तो इसे बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सारी चीजें होती है। इसको याद करने की ट्रिक आपको बताइए, कुछ भी काम करो तो फैशन से करो, कुछ भी काम करो तो किससे करो, फैशन से करो, फैशन से, फैशन से करो। इस तरीके से आपको याद करवाया था। फिर आपको हमने बताया था एक और चीज जो कि हमारे पास थी यहां पर,
यहाँ पर आपको हमने बताया था, शायद ऊपर निकल गया होगा वो, हेक्साडेंटेड और बाइडेंटेड की हम बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर हेक्साडेंटेड लिगेंड और बाइडेंटेड लिगेंड, ये भी आपको बताया था हमने, बाइडेंटेड और हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड जो होता है वो लोन पेयर को यहां से डोनेट कर सकता है, यहां से डोनेट करता है, 2 3 4 5 और 6, 6 साइड से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को या फिर लोन पेयर को डोनेट कर सकता है एक बार में। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर बाइडेंटेड की। तो बाइडेंटेड में सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार से यहाँ पर डोनेशन होता है, तो बाइडेंटेड और हेक्साडेंटेड। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है कि हेक्साडेंटेड जो होता है उसका एग्जाम्पल क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, ईडीटीए। ईडीटीए इथाइलिन डायामीन, इथाइलिन डायामीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। तो इसको बिल्कुल याद कर लेना, रट लेना इसको अच्छे से। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाइडेंटेड और हेक्साडेंटेड लिगेंड हमारे पास होते हैं, कुछ इस प्रकार से इनके एग्जांपल्स होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको बता दिया हमने, क्या होता है ये, नंबर ऑफ लिगेंड्स को बोलते हैं हम लोग। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने लगे हुए होते हैं हमारे पास, जैसे इसका एग्जांपल में आएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 2, ये आपको बता दिया। इसके बाद हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं चिलेशन के ऊपर। तो चिलेशन क्या होता है, आप में से कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा चिलेशन क्या होता है? व्हाट इज चिलेशन? आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं। सर जो बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड रहते हैं ना, जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उन्हें चिलेट बोलते हैं। हाँ, ये चीज होती है। जब हमारे पास रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे यहाँ पर रिंग बन रही है हमारे पास ये वाली, जब इस प्रकार की हमारे पास रिंग बन जाती है, कब बनती है, जब हमारे पास बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होंगे, या तो बाइडेंटेड या फिर पॉलीडेंटेड। जैसे हमने अभी देखा था इथाइलिन डायामीन, तो ये वही तो है इथाइलिन डायामीन, CH2NH2 CH2NH2। अगर ये यहाँ पर आ गए, यहाँ पर PTCl लगा दिया आपने, तो यहाँ पर रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी को बोलते हैं चिलेशन, रिंग टाइप स्ट्रक्चर। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इससे फायदा क्या मिला, तो आप बोलेंगे ये स्टेबल होता है, जिस प्रकार से हमारी बेंजीन रिंग जो होती थी, जो रेजोनेंस हमने देखा था, तो रेजोनेंस में हमने देखा था बेंजीन रिंग जो थी हमारे पास, वो काफी ज्यादा स्टेबल मानी जाती थी। उसी तरीके से यहाँ पर ये चीज होती है। यहाँ पर अगर आपने चिलेशन शो कर दिया, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। फिर हम थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएं, चिलेशन में अगर आपको ये इंपॉर्टेंस याद करना है इसके, तो बोल सकते हो इस सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर जो होता है हमारे पास, इसमें काम आता है। ये पूरे याद मत करना, एक ही याद कर लो और एक स्टेबिलिटी वाला याद कर लो, क्योंकि 2 नंबर का तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इतनी चीज लिखोगे, एक एग्जाम्पल लिख देना स्टेबल वाला कि यहाँ पर ये स्टेबिलिटी को बताता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। चलिए, तो ये चीज रहेगी। फिर हमने देखा था डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या अंतर होता है, बहुत बार आ रखा है सर क्वेश्चन। पॉलीडिनेट क्या होता है? क्या हो गया? पॉलीडिनेट। पॉलीडेंटेड का मतलब होता है, जैसे हमने हेक्साडेंटेड देखा था, ये पॉलीडेंटेड का एग्जाम्पल है। ये देखो यहाँ पर पॉलीडेंटेड का मतलब होता है जो कि लोन पेयर को एक से ज्यादा जगह से डोनेट कर सके, इसको बोलते हैं पॉलीडेंटेड। शायद हमने ऊपर दिखाया था, ये देखो, ये देखो यहाँ पर ये क्या है, ये भी पॉलीडेंटेड है, ये भी पॉलीडेंटेड है। अच्छा, ये तो बाइडेंटेड है हमारे पास, ये हमारे पास बाइडेंटेड है, ये 2 जगह से लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, लेकिन ये हेक्साडेंटेड है, ये देखो 2 से ज्यादा जगह से ये डोनेट कर सकता है, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास लोन पेयर होते हैं। अब लोन पेयर क्या होते हैं, किस तरीके से डोनेशन होता है, ये बहुत बड़ी कहानी है। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन होता है, इसके पास लोन पेयर होते हैं, चलो इसने मान लो इसको डोनेट कर दिए, तो इस तरह की कहानी होती है। बस आप इतना समझ लो कि इस तरीके से हमारे पास हेक्साडेंटेड और बाइडेंटेड जो हैं, ये इस तरीके से लिगेंड के टाइप्स होते हैं। इसके अलावा हेक्साडेंटेड जो होता है वो पॉलीडेंटेड का ही पार्ट है। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या अंतर होता है। तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तो डबल सॉल्ट जो होते हैं, डबल सॉल्ट जो हमारे पास होते हैं, और एक हमारे पास होते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दिखने में दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन नकली कौन सा है, ये नकली है और ये बिल्कुल असली है। नकली का मतलब है ये आपको दिखेंगे कैसे, ये एडिशनल कंपाउंड आपको दिखेंगे, मतलब इनका बड़ा सा फॉर्मूला होगा, लेकिन जैसे ही आप लोग इन्हें पानी में डालोगे, जैसे ही आप लोग इनको पानी में डिसॉल्व करोगे, तो ये क्या होंगे, ये टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन ये क्या है भैया, ये स्टेबल रहेंगे सॉलिड स्टेट में भी, साथ में अगर आप इसको पानी में डाल दोगे तो ये आयनिक फॉर्म में भी स्टेबल रहेंगे। आई बात समझ में? ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं होते हैं, ये भी ब्रेक होते हैं लेकिन इतने ज्यादा तरीके से ब्रेक नहीं होते हैं। ये सिर्फ 2 प्रकार से ब्रेक होते हैं, वो भी आपको बताते हैं यहाँ पर। जैसे हमारे पास डबल सोल्ट जो है, यहाँ पर देखिए डबल सोल्ट जो हमारे पास है, ये दिखने में ऐसा दिखता है, कितना कॉम्प्लेक्स दिखता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये क्या होता है, जैसे ही पानी में डालोगे तो आयंस में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो कॉम्प्लेक्स को पानी में डालने के बाद भी ये ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो हमारे पास होते हैं, यही हमारे पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं।
जो आप चैप्टर का नाम देखते हो ना कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इसी को बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये हमने याद किया था एग्जाम्पल K4FeCN6। आई बात समझ में? तो ये अगर ब्रेक होगा तो कैसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा K4 और यहाँ पे आ जाएगा FeCN और यहाँ पे आ जाएगा 6 और इस तरीके से ब्रैकेट बंद। इसके ऊपर आएगा चार्ज +2 का, इसके ऊपर चार्ज आएगा हमारे पास इस तरीके से। यहाँ पर इस तरीके से ये ब्रेकेशन होता है यहाँ पर इस तरीके से। ओके, तो ये जो चीजें हैं इस तरीके से यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा है ये क्या है, कोऑर्डिनेट स्फेयर है हमारे पास। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है और ये इस तरीके से यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। लेकिन इसकी बात करें तो ये तो भैया यहाँ से ब्रेक हो गया, 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 तो ये इसके साथ प्रॉब्लम है। आई बात समझ में? ये चीज यहाँ पे होती है। तो डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट का एग्जांपल आप लोग याद कर लेना। इसको याद करवाया था इनकी इस ट्रिक से हमने इसको याद किया था कि जो फेजू है वो पानी से अपने शू पॉलिश नहीं करवाएगा। तो फेजू नहीं कराएगा शू पॉलिश पानी से, फेजू नहीं कराएगा शू पॉलिश पानी से, इस तरीके से हमने याद किया था। इसको याद करवाया था आपको, कुछ भी काम करो तो फैशन से करो। चलिए, ये हमारे पास खत्म हो गया। बाकी पढ़ना है तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। दो आपको डिफरेंस याद करना है, एक एग्जाम्पल याद करना है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नाम में छुपा हुआ है ऑर्गन और मेटल। तो यहां पर हमारे पास ऑर्गेनिक कार्बन आएगी, साथ में हमारे पास मेटल आएगा, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे हमने देखा था ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट, उसमें क्या था हमारे पास CH3MgBr, ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट होता था। इसमें हमारे पास कार्बन भी है, साथ में हमारे पास मैग्नीशियम जो कि मेटल को शो करता है, ये भी हमारे पास है, ये हमारे पास होता है। एक और चीज जो कि आप लोग यहां से याद कर सकते हो, ये वाला पॉइंट आप लोग याद कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टेट्रा इथाइल लीड, टेट्रा इथाइल लीड ये क्या होता है हमारे पास? टेट्रा मतलब होता है 4, यहां से काम करते हैं, कलर वाइट कर लेते हैं या फिर ये कर लेते हैं। तो टेट्रा का मतलब होता है 4। तो हमारे पास इथाइल जो ग्रुप होंगे C2H5 जो होंगे हमारे पास कितने होंगे? 4 होंगे। साथ में हम लोग यहाँ पे लगा देंगे लीड, लीड मतलब पीबी यहाँ पर ये, तो इसको बोलते हैं टेट्रा इथाइल लीड। ये क्या होता है? ये एंटी नोक कंपाउंड होता है। जो पुरानी गाड़ियां होती थी उनमें आपने देखा होगा बहुत ज्यादा वो आवाज करती थी, लेकिन आजकल की जो गाड़ियां आ रही है वो आवाज नहीं करती है। तो क्या हो रहा है, हमने उनको एंटी नोक कर दिया है। तो ये कंपाउंड जो है वो इसकी वजह से होता है, इसको बोलते हैं एंटी नोक कंपाउंड, टेट्रा इथाइल लीड, टेट्रा इथाइल लीड इसको बोलते हैं। यहाँ पर पीबी आएगा, ओके, पीबी लीड। तो आपको इसको भी याद कर लेना है। तो एक इसकी डेफिनेशन याद कर लो, साथ में इसकी एप्लीकेशन याद कर लो, ये वाली। बाकी ज्यादा याद करना चाहो तो नीचे और लिखी हुई है, लेकिन एक ही याद कर लो काफी है। एक हमारे पास टॉपिक आता है इयान। तो इयान थोड़ा टाइम लेता है हमें, तो एक काम करते हैं, इसको आपको होमवर्क में देते हैं, आप लोग पढ़िएगा इयान को, आ जाएगा समझ में। अगर ओवरव्यू की बात करें तो ओवरव्यू आपको इस तरीके से दे देते हैं हम लोग, बहुत सिंपल सी भाषा में आपको समझा देते हैं। इयान ये बोलता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कि हमारे पास जो ये मेटल है, ये जो मेटल है हमारे पास, थोड़ा सा इसको चार्ज लगा देते हैं, लैपटॉप हमारा डिस्चार्ज होने लग गया है, तो 2 मिनट का आप वेट करिएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो मेटल है, यहाँ पर आप लोग मेटल देख पा रहे होंगे, ये मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करता रहेगा। मेटल क्या करेगा? ये तब तक इससे लोन पेयर एक्सेप्ट करते रहेंगे, तब तक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता रहेगा, जब तक कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी ना हो जाए, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी ना हो जाए जितना कि इसके पास जो इसी के ग्रुप में जो हमारे पास नोबल गैस आती है उसके इलेक्ट्रॉन के बराबर ना हो जाए, तब तक ये एक्सेप्ट करता रहेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो जो इसका एटॉमिक नंबर है ये कब तक रहेगा? इसका एटॉमिक नंबर वो इतना करना चाहता है कि वो नोबल गैस की तरह बन जाए, इसकी तरह बन जाए नोबल गैस। अब हमारे पास नोबल गैस तो बहुत सारी होती है, तो Fe जो हमने एग्जाम्पल लिया है, इसके ग्रुप में नोबल गैस कौन सी आती है? तो सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगा क्रिप्टन, इस तरीके से। तो ये बात यहाँ पे होती है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अभी जो इसकी थ्योरी है आप लोग पढ़िएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज आपको बता दें, इसका एक फॉर्मूला भी होता है इस निकालने का, तो ये आप लोग पढ़िएगा तो हो जाएगा आपसे। लेकिन ओवरव्यू आपको दे दिया हमने, क्या कहानी यहाँ पर चलने वाली है, तो अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेना तो हो जाएगा आपका। अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो हम लोग इसमें ज़्यादा समय नहीं देना चाहते। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं। फिर हमारे पास आती है IUPAC नेमिंग। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट हमने बताए थे, तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन लगा लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये वाला हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको ये अमोनिया देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग आमीन बोलते हैं, क्योंकि ये लिगेंड की तरह काम कर रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग आमीन।
इसके बाद आपको यहाँ पर प्लेटिनम देखने को मिलेगा। ओके, तो प्लेटिनम को हम बोलते हैं प्लेटिनम। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, क्लोरीन लगा हुआ है। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जो इन्होंने कर रखा है ये थोड़ा सा गलत कर रखा है परीक्षा बोर्ड वालों ने। इसको आपको ब्रैकेट को इस तरीके से लगाना है। तो अब क्या होगा, हमारे पास दो लिगेंड है, एक तो क्लोरीन है यहाँ पर और साथ में ये। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, दोनों क्लोरीन को और साथ में अमोनिया को देखना है। क्लोरीन स्टार्ट होता है CH से, अमोनिया जो होता है स्टार्ट होता है AM से। तो यहाँ पर हमारे पास पहले कौन आएगा, जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। ओके, तो वो हमारे पास पहले आएगा। तो डायमीन जो होगा वो पहले आएगा। अभी परीक्षा बोर्ड वालों ने क्या ही सॉल्यूशन दे रखा है, यहाँ पे आएगा डायमीन पहले, इसके बाद आएगा डाइक्लोरीन। गलत दे रखा है। हाँ, इन लोगों ने गलत दे रखा है। तो यही चीज होती है परीक्षा बोर्ड पे डायरेक्ट आप लोग भरोसा मत किया करो। तो डायमीन आएगा पहले, फिर आएगा डाइक्लोरिडो। ओके, इसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, प्लेटिनम लिखेंगे यहाँ पर। ओके, अब प्लेटिनम को प्लेटलेट भी बोल सकते हैं हम लोग, प्लेटलेट भी बोल सकते हैं, लेकिन कब बोलेंगे, इसकी एक कंडीशन है। प्लेटलेट हम लोग तभी बोलेंगे जब यहाँ पर आपको ऊपर नेगेटिव चार्ज देखने को मिल जाए, या फिर यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाए, यहाँ पर आपको काउंटर आयन देखने को मिल जाए। क्या यहाँ पर और यहाँ पर है, नहीं है। जैसे इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर आपको K3 देखने को मिल रहा है। ओके, K3 देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए हम लोग इस जो हमारे पास आयरन लगा Fe लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग फेरेट बोल सकते हैं, फेरेट बोल सकते हैं। आई बात समझ, इसको फेरेट बोलेंगे हम लोग, ये चीज होती है। और अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, यहाँ पर और कोई नहीं है, तो ये चीज हमारे पास होती है। चलिए, तो इस तरीके से आपको देखना रहेगा। परीक्षा बोर्ड में बहुत सारी चीजें गलत दे रखी है, तो बिल्कुल इनके सॉल्यूशन पे आप लोग ना जाएं, डायरेक्ट गलती हो जाती है इन लोगों से बहुत ज्यादा। तो ये चीज हमने देखी। बाकी अब बात करें थोड़ा सा इस ब्रैकेट की, कि ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना है, तो इसकी एक ट्रिक आपको बता देते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को इतना सारा समझना नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट के चक्कर में नहीं पढ़ना है, तो उसके लिए ट्रिक यहाँ पर ये है, ट्रिक नहीं बोलना चाहिए हमें, इसको बोलते हैं तुक्का। तुक्का आप लोग लगा सकते हो। यहाँ पर या तो सेकंड आएगा, या फिर यहाँ पर थर्ड आ जाएगा। इन दोनों में से सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, मतलब इनके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, या तो ये आएगा ये आएगा, इनके सबसे ज्यादा चांसेस हमारे पास होते हैं। आई बात समझ में। जैसे यहाँ पर देख लो कितने सारे में आपको थर्ड 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 सेकंड 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 फर्स्ट, यहाँ पर ही आया बस, बाकी इनमें सब में सेकंड थर्ड आ रहा है। ओके, ये चीज होगी। बाकी थोड़ा सा इनको भी देख लिया करो कि हमारे पास क्या लगा हुआ है, ये हमारे पास आयरन लगा हुआ है, इस तरीके से आप लोग देख लिया करो, बाकी ये चीज़ रहेगी। बाकी निकालना चाहें तो निकाल के भी देख सकते हैं, और आपको आना चाहिए निकालते, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है निकालने में, तो आप लोग इसको निकाल भी सकते हो। ओके, जैसे कैसे निकालते हैं, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आएगा +3, यहाँ पर हमारे पास है, इसको निकालने के लिए x मान लो। ये जो हमारे पास है इसको क्या मानेंगे, -6 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर Cn जो होता है उसके ऊपर -1 चार्ज होता है, यहाँ पर 6 है, इसको यहाँ पर 0 रख दो। x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, +3 आएगी। बस हमारे पास 3 आया, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, ये आ गया 3। इस तरीके से हम लोग करते थे। ओके, बाकी इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है, किसी को सीखना हो तो वहां से सीख सकता है। बाकी आपको बताया था हमने क्लास में भी। तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं, एक बार देख लेते हैं बायोमोलिक्यूल्स हमने ले रखा है क्या। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स ले रखा है। तो बायोमोलिक्यूल्स वैसे तो आपको हमने होमवर्क में दिया था, और 2 बार हमने होमवर्क में दिया था कि वीडियो देख लेना। बाकी अगर आपने देख रखा है तो आपका रिविजन हो जाएगा। बाकी अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर थोड़ा अच्छे से फोकस करना। देखिए, एक काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बाद में करेंगे, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास प्रोटीन होता है प्रोटीन को निपटा देते हैं, क्योंकि सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं। प्रोटीन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज प्रोटीन, इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो देखिए, प्रोटीन समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि अगर मान लो हमारे पास प्रोटीन ना हो तो क्या होगा। अगर हमारे पास प्रोटीन ना हो, अगर हम लोग अपनी डेली लाइफ में हमारी जो खान पान है उसमें अगर हम प्रोटीन को शामिल ना करें तो क्या दिक्कत हो सकती है। तो जो आपको 2 बीमारी ऊपर दिख रही है डायग्राम में, ये बीमारी हो सकती है अगर आप लोग प्रोटीन नहीं लेते हो। और ये जो बीमारी खासकर बच्चों में देखने को मिलती है, आपने सुना होगा कुपोषण के बारे में, कुपोषण भारत छोड़ो, ये एक बार नारा चला था 2012-13 के करीब। तो यही चीज़ें थी। आजकल तो आपने देखा होगा जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते प्रोटीन को, तो उनके लिए हमारी सरकार जो है उन्होंने क्या चीज़ चला रखी है, आंगनवाड़ी जो होती है, आंगनवाड़ी में बहुत सारे उनको दिए जाते हैं, जैसे सत्तू के पैकेट देते हैं, खिचड़ी के पैकेट देते हैं। तो उनमें क्या होता है, प्रोटीन होते हैं अच्छे लेवल में, और बाकी कंपोनेंट भी होते हैं वहाँ पर। तो ये चीज़ होती है। लेकिन मान लो अगर मान लो किसी के पास प्रोटीन नहीं लेता है, इस वजह से उसको ये बीमारी हो सकती है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी, तो ये बीमारी हो सकती है। इनको याद करने की ट्रिक भी आपको बता रखी है, इस तरीके से याद कर सकते हो।
तो यहाँ पर मरासमस होता है, मतलब इस बच्चे की स्थिति कैसी हो रखी है, मरने जैसी स्थिति हो रखी है, तो हम लोग इसकी याद करने की ट्रिक बनाई थी मरासमस, मरे हुए बच्चे की तरह इसकी स्थिति हो रखी है, तो इस तरीके से हमने इसको समझा था। इसके अलावा ये जो हमारे पास किशोर बालक है, किशोर है, इसको भी हमने किशोर के तरीके से याद किया था। क्वाशियोर कोर, किशोर से हमने इसको याद किया था। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इनको याद कर सकते हो। अगर आपसे पूछे कि बताओ प्रोटीन की डिफिशियंसी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, तो आप लोग इन दोनों बीमारी के नाम लिख देना। अब बात करते हैं कि असलियत में प्रोटीन क्या होता है। तो आप अपनी भाषा में अगर बात करें तो ये बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। हमारे बॉडी को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन होता है। ओके, और आप लोग अगर बात करें केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। तो आपको नीचे वाला भी याद करना है और ऊपर वाला भी आपको याद करना है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये और एक ये, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या करो, मान लो आपके पास एक अमीनो एसिड है, इसी तरीके से ग्रुप बनाओ ग्रुप बनाओ ग्रुप बनाओ, तो एक चेन आपके पास बन जाएगी। क्या बन जाएगी आपके पास, एक चेन बन जाएगी। तो इस चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग प्रोटीन बोल देते हैं। तो प्रोटीन क्या है, एक चेन है। किसकी चेन है, तो आप बोलेंगे अमीनो एसिड, जो कि एक दूसरे से लिंक करके हुए लगे हुए हैं। ये चीज आप लोग बोल सकते हैं। नीचे एक और डेफिनेशन है, लेकिन ऊपर वाली कर लो, काफी है, दोनों सेम ही है। बाकी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कोई हो तो यहाँ पर आप लोग देख लेना। बाकी उम्मीद यही करेंगे कि आज सारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम वाले ही होंगे हमारे पास। बाकी हिंदी मीडियम वाले पढ़ सकते हैं, यहाँ पर सेम टू सेम आपको हिंदी में यहाँ पर बता रहे हैं, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। अमीनो एसिड को अमीनो एसिड ही बोलते हैं। अब बात करते हैं ये अमीनो एसिड जो हमारे पास वर्ड आया था, इसका मतलब क्या है, अमीनो एसिड क्या होता है। तो नाम में छुपा हुआ है अमीन प्लस एसिड, अमीन प्लस एसिड, ठीक है। तो अमीन जो हमारे, सबसे पहले तो कार्बन बनाओ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से करना है आपको। तो अमीन जो रहेगा, अमीन क्या होता है हमारे पास, NH2 होता है, ये होता है हमारे पास अमीन। इसके बाद हमारे पास क्या है, एसिड है। तो आपको यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, COOH। तो एक तरफ आप लोग यहाँ पर NH2 लिख दो, यहाँ पर आप लिख दो COOH। इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन लिखो, यहाँ पर आपको एक R ग्रुप लिखना है। ये जो R ग्रुप है ये वेरी करेगा, ये हमारा चेंज होता रहेगा। अलग अलग R ग्रुप हम लोग यूज करेंगे, इसकी वजह से हमारे पास क्या बनेगा, अलग अलग अमीनो एसिड बनेगा, और अलग अलग अमीनो एसिड की वजह से अलग अलग प्रोटीन हमारे पास बनेंगे। तो आपको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर याद रखना है। अगर ये याद कर लोगे तो आगे के जो हमारे पास टॉपिक आएंगे वो सारे के सारे आपके लिए इजी हो जाएंगे। चलो एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप सभी को रिवाइज हो जाए। हम लोग सबसे पहले कार्बन की इस तरीके से वैलेंसी बनाएंगे। नाम है अमीनो एसिड, तो अमीन ग्रुप आएगा, तो अमीन ग्रुप आप लोग इस तरीके से लगा लीजिए। कार्बोक्सिलिक ग्रुप आप लोग इस तरीके से लगा लीजिए। हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, यहाँ पर आएगा R ग्रुप जो कि वेरी होता रहेगा। ये कर सकते हो, ये यहाँ पे लगा लो, ये यहाँ पे लगा लो, ये यहाँ पे लगा लो, कुछ भी कहीं पे भी लगा सकते हो, वो तो अंदर की कहानी है, उसकी चिंता मत करना। चलिए आगे हमारे पास टॉपिक आता है। हाँ बोलिए। सर मतलब जैसे कि ये अमीन में और कार्बोक्सिलिक एसिड में पोजीशन तो चेंज कर सकते हैं, जरूरी कोई ना कि ऐसे ही रखे सर पोजीशन। हाँ तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे R लगा लो, यहाँ पर H लगा लो, ये भी यस सही है, सारे सही है, सर, यस। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी ने अंदर जाके देखा थोड़ी ना कार्बन की कौन सी वैलेंसी से कौन अटैच है, तो सब कहानी है जो कि पेपर पे अच्छी लगती है। हाँ तो हम लोग बात करेंगे अगला टॉपिक जो कि हमारे पास है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब है जरूरी, ठीक है, इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, और नॉन इसेंशियल का मतलब है जो जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या है, अमीनो एसिड जो कि हमें जरूरी है, अगर ये नहीं लेंगे तो हमें बीमारी हो जाएगी। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड ऐसा है जो कि हमारी बॉडी खुद बना देती है। मतलब अगर आप इसे ले लेते हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप लोग नहीं लेते हो तो आपकी जो बॉडी है ऑटोमेटिकली इसको प्रोवाइड कर देगी, बना देगी आपके लिए। ओके, ये चीज होती है। तो आपकी बॉडी बहुत खतरनाक है, हम सभी की बॉडी जो होती है ना बहुत धांसू बॉडी है, सब कर देती है, आधा काम तो वही कर देती है, सब मैनेज कर लेती है, अंदर का जो सिस्टम है हमारा सारा मैनेज कर लेता है। लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है भैया जो कि हमें अलग से लेनी पड़ती है आहार में। तो अमीनो एसिड विच अवर बॉडी कैन नॉट मेक, जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती उसे बोलेंगे इसेंशियल, और नॉन इसेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी बना सकती है। एग्जाम्पल आप लोग यहां से याद करेंगे, वेलिन, ल्यूशिन और उसका छोटा भाई आइसोल्यूशिन। वेलिन, ल्यूशिन और आइसोल्यूशिन, ये इसके एग्जाम्पल है। इसका जो एग्जाम्पल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ग्लाइसिन और एलेनिन। ग्लाइसिन और एलेनिन, ग्लाई अला जो कि हम लोग आगे जाके देखेंगे। ग्लाई अला क्या होता है, ग्लाई मतलब ग्लाइसिन, अला मतलब एलेनिन। ग्लाई अला किसके अंदर आएगा, नॉन इसेंशियल के अंदर, नॉन इसेंशियल। ओके चलिए आगे देखते हैं। तो अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे आएंगे पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बनता है पेप्टाइड बॉन्ड से। तो पेप्टाइड बॉन्ड हम लोग देखेंगे। तो अभी जो चीजें आपको बताई है उसका हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, इसलिए बोला था आपसे ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लो तो आपका काम हो जाएगा। देखो
तो हमारे पास अमीनो एसिड जो होता है वो किस तरीके से दिखता है, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। इसी तरीके से यहाँ पर एक और अमीनो एसिड बना दो इस तरीके से। अब यहाँ पर हम लोग शिफ्ट बनाएंगे किस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए COOH, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, NH2 लगा देंगे। यहाँ पे आप लगाएंगे H, और यहाँ पे क्या लगेगा, R ग्रुप लगेगा जो कि वेरी करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास H लिख देंगे, यहाँ पर क्या आएगा, COOH आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, NH2 आएगा, NH2 आएगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ आएगा जो कि वेरी करेगा, तो यहाँ पर वेरी करने वाला हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हमारे पास CH3 आएगा। इतना सा आपको ध्यान रखना है। ओके, तो हाइड्रोजन जो आएगा उसको बोलेंगे ग्लाइसिन, और अगर हमारे पास CH3 आ गया तो उसे बोलेंगे एलेनिन। ओके, ये आपको करना है। अब यहां से आप क्या करेंगे, पानी को बाहर निकाल देंगे। पानी क्या होता है, H2O। तो यहां से हमारे पास OH जाएगा, यहां से हमारे पास 2 H हैं, तो इससे आप लोग एक H ले लीजिए इस तरीके से। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, ये वाला। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हो, NH2, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ऊपर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारे पास बचेगा CO, यहाँ पर आ जाएगा NH, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक तरीके से कार्बन, और यहाँ पर हाइड्रोजन, ऊपर हमारे पास CH3, यहाँ पर आ जाएगा COOH। ओके, तो यहाँ पर ये जो कार्बन है, ठीक है, ये जो कार्बन है और ये जो नाइट्रोजन है, ये क्या होंगे, आपस में जुड़े हुए होंगे। एक्चुअल में ये ऑक्सीजन जो है ये तो ऊपर होगा ना, इस तरीके से ऊपर होता है। आपने कार्बोक्सिलिक का स्ट्रक्चर देखा होगा, COOH इस तरीके से। तो कार्बन और नाइट्रोजन, यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी इनके बीच में, इसी को बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो बॉन्ड इस तरीके से कनेक्ट करके रखती है दो अमीनो एसिड को, इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ऐसी बॉन्ड जो कि दो अमीनो एसिड को कनेक्ट करके रखती है उसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो आप लोग यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे, बॉन्ड कनेक्टिंग टू अमीनो एसिड आर कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। बॉन्ड कनेक्टिंग टू अमीनो एसिड आर कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ अमीनो एसिड आर कॉल्ड पेप्टाइड। और जो हमारे पास प्रोडक्ट बना हुआ है, ग्लाई अला जो हमारे पास बना था, ग्लाई अला जो हमारे पास बना था, इसको बोलते हैं पेप्टाइड। इस कंपाउंड को बोलते हैं पेप्टाइड, जो कि कंडेंसेशन से बना हुआ है, पानी यहां से हमने निकाल दिया था। तो ये चीज यहाँ पे होती है। ओके, अगर ये ग्लाइसिन है, ये एलेनिन है, तो इसका नाम क्या बनेगा, ग्लाई अला बनेगा, जो कि हमारे पास पेप्टाइड कहलाएगा। ये चीज होती है, इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। चलिए आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे आ जाइए, एक ही बारी में आपको सारे स्ट्रक्चर याद करवा देंगे। देखिए हमारे पास तीन प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक टर्शरी स्ट्रक्चर, एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी का मतलब होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और यहां पर 4 डिग्री। प्राइमरी जो होता है हमारे पास, यहां पे क्या होते हैं हमारे पास, अमीनो एसिड जो होते हैं, अमीनो एसिड एक चेन में लगे हुए होते हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में लगे हुए होते हैं। तो यहां पर वर्ड हम लोग यूज करते हैं सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ये हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं। यहां पर जो सेकेंडरी आएगा, सेकेंडरी जो होता है, यहां पर क्या होता है, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। यहां पर हमारे पास एक हेलिकल शेप होता है, एक होता है बीटा शीट। इस तरीके से ये हो जाता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस तरीके से जो सांप होता है ना, इस तरीके से ये बन जाता है। इसका एक और टाइप हो सकता है शीट वाला, ये जो शीट होती है हमारी इस तरीके से शीट फॉर्म में भी हो सकता है। तो प्राइमरी में क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, यहाँ पर क्या होता है, अल्फा हेलिक हो सकता है या फिर बीटा शीट हो सकता है, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। टर्शरी जो होता है, ये ऊन के गुच्छे की तरह होता है, ऊन का जो गुच्छा होता है हमारे पास, ठीक है, धागे जो होते हैं, धागों को अगर हम लोग गुच्छा बना दें तो उस तरीके से होता है। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर कम थी, यहाँ पर उससे ज्यादा, यहाँ पर उससे ज्यादा। ओके, तो आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट, इन दोनों को अगर हम लोग मिक्स कर दें तो हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है, जहां पर अल्फा हेलिक्स भी होगा और बीटा शीट भी होगा, जो कि क्या होगा, एक तरीके से हमारे पास स्फेरिकल बलून, या बलून नहीं बोलना चाहिए, स्फेरिकल होगा एक तरीके से हमारे पास, जहां पर क्या होगा, अमीनो एसिड लगे हुए होंगे, स्फेयर के अंदर बहुत सारे क्या भरे हुए होंगे, अमीनो एसिड भरे हुए होंगे, ये हमारे पास होता है यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसके ऊपर अभी भी स्टडी चल रही है, तो हमें इसमें ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और 4 डिग्री जो होता है, 4 डिग्री जो होता है, इसके ऊपर आज भी रिसर्च चल रही है, तो हम लोग इसे बोल देंगे इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट। बस इतना सा वर्ड यूज कर लो, कहानी खत्म। स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ये याद कर लो, ठीक है। तो 1 डिग्री में क्या होता है, इस तरीके से होता है। 2 डिग्री में हमारे पास हेलिकल शेप होता है, साथ में बीटा शीट हो सकती है। टर्शरी में हमारे पास क्या होता है, उनका गुच्छा होता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, ये अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट से मिलकर बना हुआ होता है। क्वाटरनरी जो होता है, इसमें स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है, इसके ऊपर आज भी स्टडी चल रही है।
अच्छा, इतनी चीज हमें समझ में आई। अब आगे देखो, अब हमारे पास जो डिफरेंस आता है, जो कि क्वेश्चन यहां से बनता है, तो एक तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन आपसे बनता है 3 डिग्री से। 3 डिग्री से क्वेश्चन बनता है। 3 डिग्री से कैसे क्वेश्चन बनता है वो यहां पर देखो। तो टर्शरी जो होता है यहां पर ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन, यही बात यहां पर लिखी हुई है। तो आप लोग यहां पर देखिए, ये जो होते हैं हमारे पास, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। टर्शरी भी हमारे पास दो प्रकार का हो सकता है, एक फाइब्रस एक ग्लोबुलर। एक फाइब्रस एक ग्लोबुलर, ये हमारे पास दो प्रकार के हो सकते हैं। क्या मतलब है इसका, यहां पर देखिए। फाइब्रस प्रोटीन ये भी हमारे पास 3D है, ये भी हमारे पास 3D है, टाइप है हमारे पास 3D के। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर आपने सुना होगा केराटिन, और यहां पे आप एक और होता है हमारे पास, जो कि अंडे के अंदर प्रोटीन जो पाया जाता है, अंडे के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ये हमारे पास होता है फाइब्रस प्रोटीन, जो कि इसके अंदर होता है। बाल जो होते हैं हमारे पास, नाखून जो होते हैं, ये इनके अंदर पाया जाता है। जो नाखून है हमारे, बाल जो होते हैं, उसमें केराटिन पाया जाता है, जो कि कैसा होता है, फाइब्रस होता है। ओके, इसको याद करने का तरीका बहुत बहुत सिंपल है, आपको बता देंगे, सारे के सारे डिफरेंस याद हो जाएंगे आपको, बस यहाँ पर सुनते जाइए। फाइब्रस आपने स्ट्रक्चर देखा कैसा होता है, ये इस तरीके से हुआ, इस तरीके से होता है, ठीक है, लीनियर फॉर्म में। ये जो होता है ये फोल्डिंग होती है यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे, ये लॉन्ग होता है, साथ में पतला होता है, थिन होता है। यहाँ पर ये जो होता है ये 3D स्फेयर के फॉर्म में होता है। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये बन जाता है। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि यहाँ पर केराटिन होता है, जो कि हमारे बालों में पाया जाता है, नाखूनों में पाया जाता है। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल, 3 है हमारे पास, 3 में से कोई एक एग्जाम्पल याद कर लो। हेमोग्लोबिन आप लोग याद कर लीजिए, ये यहाँ पर होता है। एक एग्जाम्पल जो कि बहुत सिंपल है, जो कि हमारे पास थर्ड वाला है, जो बताता है इंसोल्यूबल और सोल्यूबल को। तो आपने देखा है, जो आपके नाखून है, बाल है, क्या आप लोग जब नहाते हो तो क्या ये गल जाते हैं क्या, नहीं गलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास कैसे होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। अगर फाइब्रस हमारे पास जो प्रोटीन है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये इनसोल्यूबल होता है, क्योंकि नाखून में पाया जाता है, बाल में पाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ग्लोबुलर की, जो कि अंडे में पाया जाता है, ठीक है, अंडे के अंदर जो पाया जाता है, इसे बोलते हैं ग्लोबुलर, तो ये सोल्यूबल होता है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा है जो अंडा होता है उसके अंदर से जो निकलता है लिक्विड टाइप से, तो अगर आप उसे पानी में घोलेंगे तो वो घुल जाएगा। आई बात समझ में, तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं ये सोल्यूबल होता है, ये इनसोल्यूबल होता है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। बाकी अब आप लोग इनमें से आपको याद कितने करने हैं, सिर्फ 3 याद करने हैं। ओके, तो एक तो आपको ये याद हो जाएगा कि ये लॉन्ग होता है, ये हमारे पास 3D शेप में होता है। दूसरा आप केराटिन याद कर लेना, यहाँ से हेमोग्लोबिन याद कर लेना। इसके बाद आप लोग ये याद कर लेना कि ये इंसोल्यूबल होता है, ये सोल्यूबल होता है। बस हो गया काम खत्म, 3 याद करो, 3 में हो जाएगा काम आपका। ये होता है हमारे पास फाइब्रस और ग्लोबुलर के बीच में डिफरेंस सबसे बड़ा। ओके, तो ये टॉपिक भी हमारा होता है फिनिश। अब हमारे पास टॉपिक आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जो कि इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, देखिए हमने क्या पढ़ा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा है, सेकेंडरी पढ़ा है, टर्शरी पढ़ा है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पढ़ा है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो होता क्या है, मान लीजिए आप अंडे का एग्जाम्पल ले लीजिए। जो अंडे के अंदर जो प्रोटीन होता है, अगर आप लोग अंडे को उबाल देते हो, ठीक है, बॉईल कर देते हो, तो आप उसका प्रोटीन जो है, जो एक्चुअल प्रोटीन अंडे के अंदर पहले था, वो क्या कर देते हो आप लोग, डिक्रीज कर देते हो। अगर अंडे को हम लोग उबाल देते हैं तो इस वजह से क्या होता है, उसका प्रोटीन क्या होता है, कम हो जाता है, उसके प्रोटीन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। या फिर अगर हम लोग इस टर्म में बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है उबालने से, ये वाला स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है उबालने से, ये वाला स्ट्रक्चर भी हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। सारे के सारे स्ट्रक्चर हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एक्सेप्ट प्राइमरी। तो आप जो चाहे वो याद कर सकते हो कि अगर हम लोग टेम्परेचर या फिर हम लोग बोले फिजिकल कंडीशन में चेंज करेंगे, फिजिकल कंडीशन में चेंज करेंगे, तो इससे क्या होगा, उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी वो क्या हो जाएगी, वो अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। तो इस वजह से हम लोग इस तरीके से बता सकते हैं। और ये पॉइंट भी आप लोग लिख सकते हैं जो कि हमने यहाँ पर शामिल कर रखा है। ये देखिए, पहले हमारे पास नॉर्मल प्रोटीन ऐसा था, लेकिन जब हमने इसको बॉईल कर दिया तो इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी इस तरीके से चेंज हो गई है, डीनेचर्ड हो गया। आप लोग यहाँ पर पढ़ना चाहें तो हमने यहाँ पर लिखा है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी की हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर रिसर्च अभी भी चल रही है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डीनेचर्ड, क्या हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाता है। बट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और यहाँ पे आप लोग यहाँ पर देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन्स अनअफेक्टेड। ये हमने 2 बार लिख दिया था, उसको हम लोग यहाँ से काट देते हैं, क्योंकि डीनेचुरेशन बट प्राइमरी यहाँ पर 2 जगह लिख दिया था, इसलिए हमने इसे काट रहे हैं। तो सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डीनेचर्ड बट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो प्राइमरी जो स्ट्रक्चर रहेगा वो अनअफेक्टेड रहेगा। बाकी बात करें अगर हम लोग
सेकेंडरी और टर्शरी की तो ये अफेक्टेड हो जाएंगी। ये हमारे पास होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट। इसके अलावा आप और क्या लिख सकते हो, एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन इन बायोलॉजिकल प्रोसेस गेट डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब होता है जमावट, जमावट। तो आपने देखा है अंडा जो होता है, एक्चुअल में अंडे के अंदर जो लिक्विड होता है वो इनिशियल स्टेट में कैसा है, नॉर्मल स्टेट में लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब आप इसे उबाल देते हो तो क्या हो जाता है, वो जम जाता है। ठीक है, देखा होगा आपने, वैसे अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए इस तरीके से। तो अंडा जो होता है अंदर से बिल्कुल जम जाता है, उसे बोलते हैं कोगुलेशन ऑफ एग वाइट। ठीक है, अंदर का जो एग वाइट होता है वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल जम जाता है। इसको बोलते हैं कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन। अब आपको जिस तरीके से याद करना है उस तरीके से याद कर लेना। बाकी अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छा रिवीजन आपका हो गया होगा। बाकी डेफिनेशन आप चाहें तो एक बार और पढ़ लीजिए। द प्रोसेस विच कॉज द बायोलॉजिकल एक्टिविटी और प्रॉपर्टीज ड्यू टू फिजिकल चेंज इन प्रोटीन इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। इससे ज्यादा हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे। चलिए बताइए, आपको समझ में अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर कोई डाउट वगैरह हो तो बता सकते हैं आप। डीएनए आरएनए। हाँ, उसको करेंगे डीएनए आरएनए को, बस वही टॉपिक सर है। हम्म। सर इसमें एक विटामिन का सर चार्ट दिया है सर, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में? हाँ, ऑब्जेक्टिव में वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं विटामिन के चार्ट से। अभी हम प्रोटीन पढ़ रहे थे तो प्रोटीन के ऊपर फोकस कर रहे थे। अब हम लोग विटामिन की थोड़ी सी बात सर कर लेते हैं। तो विटामिन में आप लोग ये जो हमारे पास चार्ट है, ये वाला जो चार्ट है हमारे पास, यहाँ पर ये वाला जो चार्ट है इसको आप लोग कर लीजिएगा, इसके काम आपका हो जाएगा। ये वाला चार्ट से हमारे ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। बाकी ये चीज सर रखिए। किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे? यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे तो पूछेंगे कि बताओ विटामिन के जो होता है उसमें उसकी डिफिशियंसी होती है तो उससे क्या होता है। तो आप बताएंगे कि यहाँ पर हमारी ब्लड क्लोटिंग रुक जाती है, या फिर ब्लड क्लोटिंग जो है उसमें टाइम इंक्रीज हो जाता है। ये चीज़ यहाँ पे होती है, इंक्रीज इन ब्लड क्लोटिंग टाइम, ये यहाँ पे होता है विटामिन के में। अब ब्लड क्लोटिंग क्या सर होती है सर वो आपको समझ में आनी चाहिए। हाँ बोलिए, सर दोनों लिखना है कि बस एक ही चीज लिखनी है इधर की? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप? इंक्रीज। सर ये इसी की बात कर रहा हूँ जो आपने स्लाइड खोल के रखी है। अच्छा, यहाँ पर विटामिन के की बात कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन यस सर। आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन अभी तक जितने क्वेश्चन बने हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे ये पूछते हैं वो लोग कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जिसमें क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग का टाइम बढ़ जाता है, तो उसके लिए ये हेल्पफुल होता है। तो आप बताएंगे विटामिन के। इस तरीके से ये बन सकता है। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि विटामिन के का नाम क्या होता है साइंटिफिक, तो आप बोलेंगे फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन क्या होता है, विटामिन के का नाम होता है। तो यहाँ से अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट आपको लगवा देते हैं जो कि सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो विटामिन ए हमारे पास होता है इंपॉर्टेंट। विटामिन ए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ से हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं या फिर क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। काम करते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। तो विटामिन ए जो हमारे पास रहेगा ये आप याद कर लीजिए। देखो, आंखों की रोशनी जो होती है हमारी, इसको जैसे कि अगर हम लोग विटामिन के नहीं लेते हैं तो हमारी आंखों की जो रोशनी है वो कमजोर हो जाती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस हमें हो सकती है, रात में दिखना कम हो जाएगा हमें विटामिन ए की वजह से। जो बी होता है, ये जो जो हमारे पास बी है इसको बोलते हैं थायामीन, और इसको बोलते हैं रेटिनोल। आंखों से जुड़ा हुआ है तो रेटिनोल बोलेंगे। विटामिन जो बी होता है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसका नाम होता है थायामीन। और ये जो होता है, अगर आप लोग विटामिन बी नहीं लेते हैं तो आपको बेरी बेरी हो सकती है। ठीक है, बी से याद कर लो, बी यहाँ पर पहली बार आ रहा है तो बी से बेरी बेरी। बेरी बेरी का मतलब है कि ग्रोथ हमारी रुक जाती है। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं वो छोटे के छोटे रह जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, हाइट रुक जाएगी हमारी। फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो आता है यहाँ से विटामिन सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आपको याद करना है। इसके अलावा यहाँ से हमारे पास अगर नाम की बात करें तो के हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है नाम के नेम वाइज, और बाकी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे डी भी और लगा लीजिए। तो 1 2 3 4 5, 5 को आप लोग अच्छे से याद कर लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये रहेंगे। सर एक प्रॉब्लम है। हाँ बोलिए। सर ये जो बार बार ये जो बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत मतलब यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, पूरा सामने दिख रहा है वो। देखो, उसका तो अभी अपने पास सॉल्यूशन नहीं है कि ये जो हमारी गूगल मीट है इसमें तो यही होता है कि जो भी पार्टिसिपेंट ऐड होते हैं या फिर ज्वाइन होते हैं तो वो आपको सबको दिखते हैं। तो थोड़ा सा मैनेज आप यस लोग कर सर। लीजिए, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए सर तो बाकी। एक बार आप समझा दीजिए ना इनको कि आना हो तो एक बार आ जाइए, नहीं तो बार बार देखो, आने जाना। ये एक जो ही जना चीज़ें बार बार आ ये जा जो रहा है। चीज़ें हैं ये हम पहले भी बोल चुके हैं, आज तो अपनी फाइनल क्लास है।
तो अब इनको क्या ही समझाएं, बस वही बात है, आज भी मैनेज कर सर रहे हैं। देखो अपना काम ये है कि विटामिन पढ़ना है अपने को, बाकी जो लोग समझदार है समझ गए होंगे, अब जिनको नहीं समझना उनका तो कुछ नहीं हो सकता फिर। सर सर हाँ बोलिए। सर सर विटामिन वन एच भी लास्ट तो डाउट। इम्पोर्टेंट है। विटामिन ए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे लगा तो है विटामिन है। एच एच विटामिन एच बायोटीन वाला। विटामिन एच ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से अभी तक 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं बना है। ऑब्जेक्टिव के लिए देख सर लेना, देखना चाहो तो। 2017 में आया था ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव बना था लेकिन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम तो, क्वेश्चन यहाँ से 2 नंबर 3 नंबर में नहीं बने। बाकी हाँ कर सर लेना एक बेटा। विटामिन के को क्या बोलते हैं सर? इसको दिख नहीं बोलते रहा हैं उसमें सही। फिनोक्विनोन। फिनो सॉरी फाइलोक्विनो। फाइलो सर ये 6 विटामिन काफी है ना, बस यही का 5 अच्छा विटामिन। आपको ये नहीं दिख रहा होगा ना, यहाँ से लिख देते हैं, इस पेन यस से सर। लिखना पड़ेगा हमें। यहाँ से ये पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से लिख देते हैं। फाइनोक्विनोन इसे बोलते हैं, फाइलोक्विनो। एक हमारे पास फेनोक्विनोन भी होता है, लेकिन ये कहाँ पे होता है, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, जो कि पिंक कलर का होता है, याद है आप सभी को, वहां पर था, इसलिए हम यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। तो फाइलोक्विनोन, नाम ध्यान रखना, फाइलोक्विनोन ये होता है हमारे पास इसका नाम। इसके अलावा थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए मान लीजिए आपको चोट लग जाती है तो खून निकलने लगता है, तो अगर आपकी विटामिन के की कमी हो जाएगी, आप हरी पत्ती वाली सब्जी नहीं खाओगे, तो आपकी खून निकलता रहेगा बहुत टाइम तक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक पट्टी बन जाती है उसके ऊपर, क्लोटिंग हो जाती है वहां पर, एक नई चमड़ी आ जाती है वहां पर। तो जो क्लोटिंग होती है, नई चमड़ी का आना होता है, इसको बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। तो अगर आप लोग ये चीज नहीं करोगे, ये सेवन नहीं करोगे, हरी पत्ती नहीं खाओगे, हरी पत्ती वाली सब्जी नहीं खाओगे, तो आपको क्या हो जाएगा, ब्लड क्लोटिंग का टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बहुत टाइम तक खून निकलता रहेगा फिर आपको। और यहाँ पर तो मसल वीकनेस हो जाएगी। अगर ई की बात करें, डी की बात करें, तो यहाँ पर आपको रिकेट्स हो सकता है। क्या हो सकता है, रिकेट्स। और रिकेट्स जो होता है वो क्या होता है, अगर आपको देखना है तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए रिकेट्स, इस प्रकार की प्रॉब्लम आपको हो जाएगी रिकेट्स। एक होता है हमारे पास काइलोसिस, एक होता है हमारे पास स्कर्वी। काइलोसिस में क्या होता है, ये जो हमारा मुंह होता है इस साइड से और इस साइड से थोड़ा सा नई एक तरीके से चमड़ी आ जाती है, या फिर इसी तरीके से यहाँ पर ये हो जाता है इस तरीके से, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और स्कर्वी जो होता है यहाँ पर मसूड़े के लिए होता है, तो ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। अच्छा तो इसको हम पहले तो क्लीन करते हैं यहाँ से। अब जरा यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर लिखा हुआ है रिकेट कहाँ से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट, ठीक है। जो लोग, देखो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, जो डी होता है, डी में होता है सनलाइट, डी होता है सनलाइट, सनलाइट में हमारे पास विटामिन डी होता है। अगर आप लोग सनलाइट नहीं लोगे भैया, तो आपकी जो हड्डियां हैं इस तरीके से हो जाएगी, रिकेट हो जाएगा आपको। इसलिए बोलते हैं कि आपको धूप भी जरूरी है। आई बात समझ में, ये चीज होती है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आता है काइलोसिस, ठीक है, फिशरिंग एट अ कॉर्नर ऑफ द माउथ एंड लिप्स, तो काइलोसिस उसको बोलते हैं। ये विटामिन B2 की वजह से होती है। इसके अलावा और क्या है हमारे पास समझने लायक, स्कर्वी आपको बता दिया। स्कर्वी क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, ठीक है, जम्स जो होते हैं हमारे पास, गम्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ब्लीडिंग हो जाते हैं, वहां से खून निकलने लगता है, तो स्कर्वी इसको बोलते हैं। विटामिन सी, इसलिए बोलते हैं कि आंवला खाया करो। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, खट्टे फल होते हैं हमारे पास, उनको खाया करो, ये चीज़ यहाँ पे होती है। चलिए तो ये हमारे पास जो टॉपिक था ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए न्यूक्लियोटाइड के ऊपर, तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं हमारे पास, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखने को आता है। देखो यार हम टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा इस चैप्टर में, तो ये कोई इतना भी 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए आपको शॉर्ट में आपको बता देते हैं, बाकी आपने अगर ये वीडियो देख रखा होगा तो आपका काम हो जाएगा, कि हमने एक इसके ऊपर 1 शॉट वीडियो बना रखा है। तो हमारे पास शॉर्ट नोट होता है, शायद यहीं पर हमने लिखा होगा, ये रहा हमारे पास शॉर्ट नोट। तो न्यूक्लिक एसिड हमने पढ़ा था, ये न्यूक्लियो, ठीक है, हमने पढ़ा था अमीनो एसिड, ये हमारे पास होता है न्यूक्लिक एसिड। अमीनो एसिड जो होता है वो किसके लिए होता है, प्रोटीन के लिए होता है। अमीनो एसिड की जब आप लोग चेन बना देते हो लंबी सी, उसे हम लोग बोलते थे कि हमारे पास प्रोटीन बन चुका है। यहाँ पर है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो अगर आप लोग छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आई बात समझ में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स को आप लोग जोड़ते जाओगे तो आपके पास बन जाएगा न्यूक्लिक एसिड। या फिर आप लोग ऐसा लिख सकते हो, इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर मतलब होता है एक बड़ा सा कंपाउंड जिसके अंदर छोटे छोटे मोनोमर कौन कौन से होंगे, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होंगे। छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाओ तो आपके पास एक पॉलीमर बन जाएगा पूरा, और उसी को क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे। इसके अलावा बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डीएनए, एक आरएनए। डीएनए और आरएनए होता है हमारे पास, तो ये भी आपको बता देते हैं डीएनए और आरएनए क्या होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए।
ये देखिए डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए एंड आरएनए ये हमारे पास जेनेटिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जेनेटिक सब्सटेंस होता है। ये भी जेनेटिक सब्सटेंस होता है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं। आरएनए में क्या होते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं। जेनेटिक सब्सटेंस मतलब क्या होता है, जैसे कि स्टूडेंट्स या फिर कुछ भी जो लोग होते हैं उनके अंदर पेरेंटियल प्रॉपर्टी आ जाती है। पेरेंट्स की प्रॉपर्टी चाइल्ड में आना, इनहेरिट होना, इससे हम लोग बोलते हैं जेनेरिक प्रॉपर्टीज। ओके, इसको हेरिडिटी बोलते थे हम लोग क्लास 10th के अंदर, जब हम हेरिडिटी पढ़ते थे बायो, जो हमारे पास साइंस होता था वहां पर। तो यही चीज यहाँ पर है। जैसे आपने सुना होगा, कोई बोलता है ना कि अपने पापा पे गया हुआ है, इसकी नाक अपने पापा जैसी है, इसकी मम्मी जैसी है। तो वही चीज यहाँ पर है। पेरेंटियल प्रॉपर्टी क्या होती है, इनमें आ जाती है। ओके, चाइल्ड्स में आ जाती है। ओके, ये चीज यहाँ पे होती है। तो ये नॉर्मल होता है। ये भी पेरेंटियल प्रॉपर्टी को ही बताता है, जेनेटिक सब्सटेंस होता है, लेकिन इसमें कुछ वायरसेस होते हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास जो आरएनए होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ये डबल स्टैंडर्ड होता है। इस तरीके से दो धागे हमारे पास इस तरीके से होते हैं, उसको इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। एक हमारे पास डबल स्टैंडर्ड, एक हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड। डबल किस में आएगा, तो डी से डबल, आर मतलब सिंगल, डी से डबल, डबल स्टैंडर्ड। इसके अलावा और आप चाहें तो याद कर सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास होते हैं। एक आप लोग ये याद कर लो, इसका अगर आपको फुल फॉर्म याद है डीएनए और आरएनए का, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे क्या होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबोस जो होता है, ये इसके पास शुगर होती है, इसके पास राइबोस शुगर होती है। तो इनके फुल फॉर्म जो है वो याद करके जाना, तो आपके पास ये 3 पॉइंट कवर हो जाएंगे। एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, जो कि ये है, और जो कि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो बेस यूज करते हैं हम लोग, कौन कौन सी बेस यूज करते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायामीन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन, एजीसीटी, एजीसीटी, एजीसीटी। यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आएगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यहां पर ये टी की जगह पर यू आ जाता है, टी की जगह पर यू आ जाता है। आई बात समझ में, यहां पे आएगा यूरेसिल, यहां पर आएगा थायमीन। तो थायमीन की जगह पर यहां पर यूरेसिल आ जाएगा। ये यहां पर मेजर डिफरेंस बनता है। चलिए, तो इस तरीके से ये भी हमारा होता है फिनिश। बस इतने से आप लोग याद कर लो, नीचे चाहो तो और पढ़ लेना। बाकी किसी को अमीनो एसिड और प्रोटीन के बीच में डिफरेंस पढ़ना है तो यहाँ पे पढ़ सकता है। एक और हमारे पास होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसके ऊपर 2019 में एक बार क्वेश्चन बना था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम से समझ में आता है फिंगरप्रिंट कि हर एक इंसान की अपनी यूनिक फिंगरप्रिंटिंग होती है, जिसकी वजह से हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई बात समझ में, तो ये सारी चीज़ आप लोग लिख देना। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमारे को आपको बतानी थी। बाकी एक टॉपिक हमारा अब रह जाता है, जो कि हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। देखिए, बहुत समय दे दिया हमने इस चैप्टर में, इतना नहीं देना चाहिए था, क्योंकि हमें पूरी केमिस्ट्री देखनी है, तो इतना समय हम नहीं देना चाहते थे, लेकिन ठीक है अब दे दिया। तो कि ये जो चैप्टर था हमने पढ़ाया नहीं था क्लास में, बाकी होमवर्क वैसे दिया था आपको। तो यहाँ पर देखिए, तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसकी डेफिनेशन आपको बता देते हैं। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन हमारे पास ये रहती है, इसको आप लोग याद कर लेना। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, ये कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वही हमारे पास होते हैं। साथ में हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी, हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप भी होता है। तो इट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन और एनी सच कंपाउंड विच प्रोड्यूस दिस ऑन हाइड्रोलिसिस। क्या तो ये हो सकते हैं, या फिर ऐसे कंपाउंड जो कि पानी, जब हम लोग उसमें पानी ऐड करते हैं तो हमको ये चीज़ दे देते हैं, या फिर पानी उसमें से निकालते हैं तो हमें ये चीज़ दे देते हैं। ये चीज़ यहाँ पे होती है। तो डेफिनेशन आप लोग इसको बिल्कुल रट लेना। बाकी एक और यहाँ से पॉइंट बनता है, जो कि ये है कि कितने प्रकार के हमारे पास होते हैं। तो एक हमारे पास होता है मोनोसेकेराइड, एक हमारे पास होता है ओलिगोसेकेराइड, एक होता है हमारे पास पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनो मतलब यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगा, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो पाएगा लेकिन 2 से 10 यूनिट हमें यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा तो 10 से ज़्यादा यूनिट हमें मिलेगी। एग्जाम्पल आप लोग याद कर लेना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज जो होते हैं इसके एग्जाम्पल होते हैं। सुक्रोज और मेल्टोज जो होते हैं वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसके अलावा पॉलीसेकेराइड जो होते हैं स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इसके एग्जाम्पल होते हैं। चलिए, तो सारे जो चैप्टर था इसको हमने कवर करवा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब एक काम करते हैं, ये कौन सा चैप्टर है हमारे पास, केमिकल काइनेटिक्स है हमारे पास। और इधर से अगर बात करें तो ये ले लेते हैं।
तो अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। कल ही हमने जो चैप्टर पढ़ाया था वो पढ़ाया था सॉल्यूशन, साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सॉल्यूशन से तो न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो सॉल्यूशन पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। वैसे हमने कल ही पढ़ाया था और आपका भी पहला चैप्टर था, तो सॉल्यूशन तो सभी को आता होगा। अगर नहीं भी आता है तब आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा सॉल्यूशन को। बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है। हमने क्या किया है, अभी लगभग 10 से 12 वीडियो बना रखे हैं, छोटे छोटे 1-1 मिनट के। तो मतलब 12 मिनट के अंदर अंदर आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पूरा कर सकते हो। मात्र 12 मिनट के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 5 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो। ओके, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लेना। अब एक बात और रिवीजन की बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम लोग रिवीजन एक बार फटाफट शॉर्ट में कर लेते हैं। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है आप लोग लिख सकते हो, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस तो आपको पता होना चाहिए कि जो करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, द ऑब्स्टेकल ऑफर इन द पाथ ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो वो होता है हमारे पास रेजिस्टेंस, कोई बड़ी बात नहीं है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा होती है हमारे पास, कल ही बताया था 1/ρ जो होता है हमारे पास, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ओके, और यहाँ पर जो रो है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आगे देखिए। सर हाँ सर बोलिए। सर वो वीडियो 1 मिनट की कहाँ मिलेंगी? अभी हमने अपलोड नहीं करी है, अभी अपलोड करेंगे। अभी तो हमें क्लास में टाइम लग रहा है, यहाँ पर हम पूरी तरीके से यहाँ पर बिजी हैं। तो ये जो वीडियो रहेंगी 1 मिनट वाले, हमने दो जो चैप्टर है हमारे पास केमिकल, जो हमारे पास चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन दोनों के शूट कर लिए हैं। लगभग 12 से 15 मिनट वीडियो हमारे पास बने हुए हैं। तो जैसे ही क्लास हमारी फिनिश होगी, थोड़ा सा हमें भी समय लगेगा क्योंकि अभी 2-2.5 घंटे की हम क्लास लेंगे। उसके बाद तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी हमने एडिट भी करना है उन वीडियोज़ को, क्योंकि तो ये सारी चीज़ रहेगी। तो 4-5 कर बजे तक देंगे। मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगी, 4 बजे तक तो प्रोवाइड कर देंगे। और हो ओके सकता सर, है तो हम ओके सर। जैसे क्लास फिनिश होगी उसके बाद ही लगभग आधे 1 घंटे बाद ही प्रोवाइड कर देंगे। और आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, आज ज़्यादा एडिट वगैरह उसमें नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें होती है एडिट करने वाली उनमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जितने भी वीडियोज़ हैं उनको एक ही साथ मर्ज करके आपको उसकी लिंक दे देंगे। ओके, बाकी धीरे धीरे हम क्या करते रहेंगे, ओके उसको सर। एडिट करते रहेंगे और अपने जो मेन मेन जो चैनल है, जो अपना यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर उसके शॉर्ट वीडियो डालते रहेंगे। लेकिन एक काम अलग आपके लिए कर देंगे कि एक लिंक बना देंगे, वो आपको ही प्रोवाइड करेंगे सिर्फ जो चैनल में जुड़े हुए हैं अपने साथ प्राइवेट चैनल में। तो ये सब कुछ कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आ जाइए। तो हाफ सेल क्या सर होती है इसकी ये भी आप लोग पीडीएफ देख सकते हो। एक और बार दे दीजिएगा। क्या हो गया, सर ये सब की पीडीएफ पीडीएफ सर जो टेलीग्राम आज चैनल पढ़ा के रहे ऊपर प्रोवाइडेड है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वहां पर देखना है, मिल जाएगी आपको सारी पीडीएफ। हैं। यस सर। ओके, एक बार और हम सेंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और वही मैसेज हम सेंड करेंगे जो बना रखा है हमने पूरा का पूरा, कि ये यहाँ पे जाइए, इसके लिए आप यहाँ पे जाइए, रिकॉर्डिंग देखना है तो यहाँ पर क्लिक करिए, इस तरीके से बता रखा है वहाँ पर। तो सेंड कर देंगे एक बार। हाँ, तो फिर हमारे पास आती है नस्ट इक्वेशन, ये सब कुछ करवा रखा है, तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। ओके, जो छोटा मोटा टॉपिक है हमारे पास वो आपको बता देते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो टॉपिक्स हैं हमारे पास ये सारे वहाँ पर हमने कवर करवा दिया, तो बस वो आपको देखना है। एक हमारे पास ड्राई सेल आता है, एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा था कि ड्राई सेल करवा देना, तो ड्राई सेल एक बार देख लीजिए। ड्राई सेल जो है ये पूरा थ्योरेटिकल है और इसमें एक डायग्राम हमारे पास बनता है। डायग्राम अगर आप बना के आते हैं तो 3 नंबर आपको मिलते हैं, 2 नंबर आपको मिलते हैं रिएक्शन और थ्योरी के। देखिए डायग्राम इस प्रकार से होता है, जो हमारे पास घड़ियों में सेल होते हैं ना, वही हमारे पास ड्राई सेल होता है। यहाँ पर इस प्रकार से होता है कि अंदर जो है ये यहाँ पर मेटल कैप लगा होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगी हुई होती है। ओके, ये ग्राफाइट की हमारे पास कैथोड रे होती है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो इस तरीके से ये सीलिंग कर रखी होती है, लाइनिंग कर रखी होती है, ताकि हम इसको बचा सके, इससे रिएक्शन ना कर सके। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पर हमारे पास पेस्ट भरा हुआ होता है NH4Cl प्लस ZnCl2 का। और अगर हम लोग बात करें कि अंदर क्या है हमारे पास, तो अंदर हमारे पास है MnO2 प्लस कार्बन। ओके, इसके अलावा यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ लिखी हुई है, आप लोग बस पढ़िएगा और हो सके तो 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको सारी की सारी चीज़ याद हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर नेगेटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो अगर आपको कुछ भी चीज़ लगानी हो तो यहाँ से कनेक्शन कर दो, इस तरीके से ये हो जाएगी यहाँ पर। तो डायग्राम अगर आप बना के आते हैं तो 3 नंबर आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा एनोड और कैथोड की रिएक्शन आप लिख सकते हो। एनोड के ऊपर क्या होता है भैया, ऑक्सीडेशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले। ओके, इसके बाद क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा, तो यहाँ पर आएगा MnO2 प्लस आएगा NH4, यहाँ से हमारे पास NH4 आ जाएगा, तो ये इनको गेन करने के लिए आएंगे। तो हमारे पास मिलेगा Mn2O3 और यहाँ पर मिलेगा अमोनिया, साथ में हमारे पास मिलेगा पानी, कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास पानी के मिलेंगे। ये चीज़ यहाँ पे होगी, तो इनको आप लोग एक बार देख लेना तो आपका हो जाएगा। इसके अलावा और हमारे पास होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाँ बोलिए।
रिकॉर्डिंग इसकी मिलेगी? हाँ, रिकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कर रखी है, दे देंगे, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक टॉपिक हमारे पास ये होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो एक काम करते हैं, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो पीडीएफ हमारी है, पीपीटी जो हमने बनाई थी, वो आपको दिखा देते हैं। तो वहाँ पर हमने अच्छे से लिख रखा है, यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा कुछ पॉइंट हमने लिख रखे हैं, लेकिन वो शॉर्ट में हमने वहाँ पर बता रखा है, तो वहाँ पर आपको दिखा देते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी तो चलो आपको स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी हम अपने लोकल पीसी से यहाँ पर पीडीएफ को यहाँ पर ले आते हैं, ताकि आप लोग सभी उसे देख सकें। तो यहाँ पर हम जो रिकॉर्डिंग चल रही है उसे थोड़ी देर के लिए स्टॉप करेंगे। चलिए, तो आप सभी को यहाँ पर ये दिख रही होगी। तो यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जो कि हमने कल की क्लास में नहीं पढ़ाया था, वो कि जो कि 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन 5 नंबर में भी आ जाए तो आप लोग लिख सकते हो। वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये हमारे पास पॉइंट होता है। तो इसको आप 2 नंबर के हिसाब सर से कर लो, कोरोजन वाला। बाकी 5 नंबर के हिसाब से तो हमने इसको करवा रखा है, 2 नंबर के हिसाब से और देख लो। तो ये देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल हमारे पास सीरीज होती है, ठीक है। क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? तो नाम से क्लियर है, एक सीरीज है। तो द सीरीज इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बस यही इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है कि ये एक ऐसी सीरीज होती है जहां पर हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास यहाँ पर सारे के सारे एलिमेंट लगे हुए होते हैं एक तरीके से। ओके, यही सीरीज होती है हमारे पास। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो आप सभी ने ये तो देखा था, ये आपको बताया था हमने क्लास में जब एसएचई पढ़ा रहे थे तब, कि जो हमारे पास एसएचई होता है इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और इसका जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको हमने क्या मान रखा है, 0 मान रखा है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। ओके, अगर आपको इसके कुछ और एप्लीकेशन और कैरेक्टरिस्टिक पूछ ले तो आप लोग क्या लिख सकते हो कि हम लोग यहाँ से ईएमएफ बता सकते हैं, साथ में हम लोग ये भी बता सकते हैं कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो उसकी प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लोग फिजिबिलिटी को, कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ यहाँ से हम लोग बता सकते हैं। तो ईएमएफ का मतलब वही होता है हमारे पास, पोटेंशियल हम लोग यहाँ से बता सकते हैं। दूसरी बात, हम लोग यहाँ से फिजिबिलिटी भी बता सकते हैं कि रिडक्स रिएक्शन जो हमारे पास होती है, जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, उनकी हम लोग फिजिबिलिटी को भी यहाँ पर बता सकते हैं। ओके, तो ये तो हमारे पास एप्लीकेशन होती है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो आपने डेफिनेशन देखी थी वही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर भी लिख देनी है। तो ऑल द रिडक्शन पोटेंशियल आर गिवन ऑन हाइड्रोजन स्केल हुज आई नोट इज टेकन एज 0। तो वही चीज़ आप लोग डेफिनेशन की जो चीज़ लिखी हुई है वो यहाँ पर लिखोगे, तब भी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ होती है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन फिर भी हमने आपको करवा दिया, अगर गलती से आ जाए तो आप लोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सर कोरोजन का डेरिवेशन। कोरोजन का डेरिवेशन की एक वीडियो लिंक आपको प्रोवाइड करी थी हमने, देखा था, 20 मिनट का वीडियो था वो। यस सर, कंप्लीट कर लिया। हाँ, तो वहाँ से ऐसा कर लिया करो यार, थोड़ा सपोर्ट आप लोग करेंगे तो सही रहेगा। सर इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी। ओके, मिल जाएगी। सर कोरोजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना? हाँ, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। हाँ, बोलिए बोलिए। सर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 5 नंबर में आ सकती है क्या? देखिए, 5 नंबर में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये। बाकी कर लेना, 5 नंबर के हिसाब से भी करना चाहें अगर आपके पास समय हो। अगर आपने अभी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो इसको, 5 नंबर के हिसाब से मत करो। तो 5 मार्क्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चन जिस चैप्टर में चाहिए? सर मेन बता क्वेश्चंस देंगे। कौन कौन से होते हैं? हाँ, इस चैप्टर से 5 नंबर के जो मेन क्वेश्चन हैं इनके शॉर्ट वीडियोस हमने बना रखे हैं, प्रोवाइड कर देंगे आपको, तब देख लेना। कोरोजन जो है, कोरोजन की हमारे पास पूरी एक रिएक्शंस होती है बहुत ज़्यादा, इस तरीके से पूरी रिएक्शंस होती है। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया था 20 मिनट का, तो वो आप लोग देख लेना। बाकी कोरोजन जो है, कोरोजन क्या होती है, जंग जो लग जाती है हमारे किसी भी कम मेटल के ऊपर, उसी को बोलते हैं कोरोजन। तो देखिए, आप लोग कम से कम इतना तो पढ़ लो, ये जो है हमारे पास रिएक्शन के लिए हमने एक वीडियो बना रखा है, वो देख लेना। बाकी कम से कम ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है, वो कर लो पहले। कोरोजन जो होता है, कोरोजन का मतलब होता है, कोरोजन इज अ प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल। जब हमारे पास मेटल होती है और वो धीरे धीरे करके क्या होने लगती है, उसमें जंग लगने लगती है। तो वो जो जंग लगती है उससे वजह से क्या होता है, हमारा जो मेटल है वो खराब होने लगता है, इसलिए हम बोलते हैं स्लोली ईटिंग अप। वो धीरे धीरे करके क्या होता है, उस मेटल को खाने लगता है, ये चीज़ हम लोग बोलते हैं। अब ये किसकी वजह से होता है, तो गैसेस होती है, कुछ वाटर वेपर होती है, पानी वानी लग जाता है मेटल के ऊपर, या फिर कुछ गैसेस ऐसी होती है एटमॉस्फेयर में जिनकी वजह से भी ये हो सकता है। तो ये जो हमारे पास कारण होते हैं, इसी की वजह से हम लोग बोलते हैं कि ये कोरोजन हमारे पास बनता है। कोरोजन में जो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट बनता है वो इस प्रकार का बनता है। जैसे हम लोग यहाँ की बात करें तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन है। आयरन के ऊपर जब हमारे पास जंग लग जाती है तो फाइनली हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाता है, जिसमें पानी का मॉलिक्यूल्स भी आ जाता है साथ में। तो इसको बोलते हैं हम लोग अपना कंपाउंड, जो कि लास्ट में बनता है।
तो ये कम से कम पढ़ लो आप लोग। ये ऑक्साइड हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, ये सारी चीज़ रहेगी। तो डेफिनेशन हमारी इस तरीके से बन जाएगी। इसके अलावा इसकी एक पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है, तो जो आपको यहाँ पर हमने दिखा रखी है, तो अगर कोई याद करना चाहे तो इसे डायरेक्ट याद कर सकता है। बाकी इसके लिए हमने एक पूरा वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अगर शॉर्ट में बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एनोड पे जो होगा आयरन होगा। आयरन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन को कौन लेने आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेने आएगा ये H+। ये जो H+ है ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेने आएगा। अब ये H+ कहाँ से आ रहा है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पानी होता है, यहाँ पर कुछ एसिड वगैरह होगा हमारे पास, तो इनकी वजह से हमारे पास H+ मिलेगा। इस H+ को 2 इलेक्ट्रॉन ने गेन किए, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की रिएक्शन बनेगी कि यहाँ पर फिर से हमारे पास पानी का मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। तो हम लोग इन दोनों को मिला जुला कर एक रिएक्शन बनाएंगे जिसको बोलेंगे नेट रिएक्शन ऑन कैथोड। तो इसको मिला जुला कर जब हमारी रिएक्शन बनेगी तो ये बनेगी। और ओवरऑल रिएक्शन की बात करें यहाँ से लेकर पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो ये हमारे पास बनेगी ओवरऑल रिएक्शन, जिसमें आपको ये जोड़ देना है, ये जोड़ देना है। तो इनको जोड़ोगे तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन ये बनेगी, और इसके बाद हमारे पास फाइनली ये बन जाएगा। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू दिया है। अगर आपको रिएक्शन को पूरा समझना है तो आप लोग जो वीडियो आपको शेयर किया था वो देख लेना। और क्या आता है यहाँ से, कभी कभी तो वो बोल देते हैं कि ऐसे फैक्टर बताओ जो कि हमारे कोरोजन को अफेक्ट, जो भी हमारे कोरोजन के लिए होते हैं। तो देखिए कोरोजन क्यों लगती है उसके आपको फैक्टर बताने, तो आप बोलेंगे मॉइस्चर और एयर की वजह से हो जाती है। हमारे पास सराउंडिंग में मॉइस्चर होता है, एयर होती है, इसकी वजह से हो सकती है। इम्प्योरिटीज हो सकती है, मेटल के अंदर कुछ इम्प्योरिटी हो सकती है, इस वजह से भी हमारे पास हो सकता है। या फिर हमारी जो मेटल है ये कटी हुई हो सकती है, कुछ बैंड्स हो सकते हैं उसमें। अगर कोई मेटल है हमारे पास, आयरन है, पता चले वो मुड़ा हुआ है थोड़ा सा, तो उस वजह से भी वहां पर जो बैंड आया हुआ है, कट आया हुआ है, तो वहां पर कोरोजन हो सकता है, जंग लग सकती है। आई बात समझ में। तो ये सिंपल सी बात है जो कि हम लोग लॉजिकली याद रख सकते हैं। कोरोजन क्यों होता है, जंग क्यों लगती है, तो हम बोलेंगे कि पानी वगैरह होता होगा, मॉइस्चर वगैरह होता होगा, एयर वगैरह होती होगी, उसकी वजह से हो सकता है। या तो फिर इस मेटल में ही दिक्कत है, वो इम्प्योर है, इस वजह से हो सकता है। या फिर उसको आपने गलती से मोड़ दिया हो, या फिर उसमें कट लग गया हो, ये चीज हो सकती है। प्रिवेंट कैसे करेंगे, अगर मान लो एक बार जंग लग गई तो आप लोग क्या करते हो, उसको पेंट कर देंगे ऊपर से, जिस मेटल की है उसी को पेंट कर देंगे। दूसरी बात, उसको कोट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग कोटिंग कर सकते हैं, वार्निश का पेंट लगा सकते हैं, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो कोटिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं। और हमारे पास होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ये भी एक प्रोसेस है जिसको हम लोग कोरोजन को बचाने के लिए करते हैं। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोटिंग करते हैं, यहाँ पर भी कोटिंग करते हैं, लेकिन किससे कोटिंग करते हैं, ऐसी मेटल से कोटिंग करते हैं, ऐसी मेटल से कोटिंग करते हैं जो कि क्या हो, ज्यादा रिएक्टिव हो। मान लीजिए आपके पास ये मेटल है, आप इसमें कोरोजन लग गया है या फिर कोरोजन से बचाना चाहते हो, तो आप इसमें क्या कर दो, कोटिंग कर दो। किसकी कोटिंग कर दो, जिंक की कोटिंग कर दो। जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो अब कोरोजन किसके ऊपर लगेगा, जिंक के ऊपर लगेगा, ताकि जिंक हमारा खराब हो जाए और हमारा जो मेटल है वो बच जाए। तो इसलिए बोलते हैं इसको गैल्वेनाइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक ऑन आयरन आर्टिकल टू प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ आयरन। इन दिस प्रोसेस जिंक इज मोर रिएक्टिव एंड एक्ट एज एन एनोड टू गेट ऑक्सीडाइज। ये चीज यहाँ पे होती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आप लोग याद कर लेना, ताकि अगर एग्जाम में कोरोजन आ जाए और आप कोरोजन पूरा पढ़ के ना जाएं, तब भी आपको 3 नंबर यहाँ से मिल सकते हैं। 2 नंबर की हमारी जो रिएक्शंस होगी उसके दिए जाएंगे। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें, कम से कम कुछ ना कुछ स्कोर करने की कोशिश करें हर एक टॉपिक से। चलिए, तो जो सिंपल सिंपल चीज थी वो आपको बता दी। तो चैप्टर ये भी हो गया कवर हमारा, ये भी हो गया। अब हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स आता है। केमिकल काइनेटिक्स हमारे पास आता है, शायद कौन सी पीडीएफ है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स की, ये रही केमिकल काइनेटिक्स की। चलिए, तो हम यहाँ से आपके माइक्रोफोन ऑन कर देते हैं। सर कोटिंग मतलब क्या होता है? कोटिंग मतलब यही कोटिंग कि इसके ऊपर कुछ और आपको चढ़ा देना है। जैसे अभी हमने देखा जिंक चढ़ा दिया इसके ऊपर, ये होता है कोटिंग। को इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बोलो क्या हो गया? सर फैराडेस लॉ। फैराडेस लॉ, सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। वैसे तो हमने कल क्लास में करवाया था फैराडेस लॉ, लेकिन इसके शॉर्ट वीडियो हमारे तैयार हो चुके हैं, केमिकल काइनेटिक्स के भी तैयार हो चुके हैं। तो जैसे हमारी क्लास फिनिश होगी तो मात्र 12 मिनट 15 मिनट के अंदर अंदर आप लोग दोनों चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स और हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनको मात्र 12 मिनट के अंदर अंदर फिनिश कर सकते हो। सारे जो भी 5-5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर से, और अगले चैप्टर से 3-3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको थोड़ा सा सबर बना के रखो, मिल जाएंगे आपको वीडियोस। सर एक घंटा बचा है, फिर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब करवाओगे? वही चीज तो है यार, वही चीज तो है, इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा डाउट का कम पूछें तो हम टाइम इसमें ज़्यादा दे सकें। चलिए, माइक्रोफोन आपके ऑफ कर देते हैं। ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए आपको हमने बता रखा है टॉप 3 क्वेश्चन सीरीज जो है हमारी, वहां पे आप लोग देख लीजिए अगर आपको रिवीजन करना है। और आपके लिए हमने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वहां से रिवीजन करो। चीट शीट हमारे पास है, वहां से रिवीजन करो। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ये लीजिए। हाँ राकेश जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? राकेश जायसवाल। सर उसकी लिंक दे दीजिए ना वापस से 3 क्वेश्चंस की। अब सुनो बात, अगर आप थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट डाल सकते हो तो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर उसकी लिंक मिल जाएगी। चलो मान लो टेलीग्राम चैनल के ऊपर नहीं मिलती है, अपना यूट्यूब चैनल खोला, वहां पर देखो, एक प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, वहां पर देख लो। ये चीज़ है। बाकी अगर आप चाहते हैं टॉप 3 क्वेश्चन सीरीज की लिंक हम लोग वापस दें आपको, तो वापस दे देंगे। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया था वैसे तो, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी दी थी, लेकिन अभी ये जो क्लास होगी उस फिनिश होगी तब आपको टॉप 3 क्वेश्चन सीरीज की लिंक दे देंगे। टॉप 3 क्वेश्चन सीरीज के बारे में एक बात और आपको बता दें, ये जो थी ये हमारे लास्ट ईयर हमने तैयार करी थी, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, भले ही ब्लूप्रिंट चेंज हो जाए, थोड़ी बहुत ब्लूप्रिंट चेंज हुई है ऑर्गेनिक से हमारी, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन जो थे वैसे के वैसे यहाँ पर भी और वहाँ पर भी है, तो क्वेश्चन फंसेंगे यहाँ पर। ओके, तो आप टॉप 3 क्वेश्चन सीरीज को अच्छे से कर लेना, लेकिन पूरी तरीके से उसके ऊपर डिपेंड ना रहे। वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वहां पर वो करवाएं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है वही करें उन क्वेश्चंस को। बाकी अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत हो रखी है तो अपनी जो चीट शीट है उनसे प्रैक्टिस करो, और बाकी ये क्लास हमने जो ली थी ऑर्गेनिक की लास्ट लास्ट में, वहां से थोड़ा सा देख लेना तो आपका हो जाएगा अच्छे लेवल का। ये सारी चीज हमने वीडियो में करवा रखी है। आपको एक बात बता देते हैं, हमने यहाँ पर जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तब जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के डेरिवेशन नहीं करवाए थे। तो हमारे पास 3 नंबर में डेरिवेशन आ सकता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, तो इसको थोड़ा सा बता देते हैं किस तरीके से करना है। तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, नाम से क्लियर है जीरो ऑर्डर। तो अगर हम लोग इसकी रिएक्शन लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, यहां पर आपको दिखा, देखिए हम लोग लिखेंगे माइनस डी आर बाई डी टी, और यहां पर लिखेंगे इस तरीके से माइनस डी आर बाई डी टी। ये हमारे पास रिएक्टेंट अपॉन में प्रोडक्ट। आपको हमने बताया था जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, हमारे पास रिएक्टेंट धीरे धीरे करके डिसअपियर होता रहता है और उसके आगे हम लोग नेगेटिव साइन लगाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें किसके इक्वल रहेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो हमारे पास रेट लॉ था हमने जो पढ़ा था वो किस तरह से था हमारे पास, इस तरीके से था। यहाँ पर आप लोग ए लगा लो या फिर कुछ भी लगा लो, आर लगा लो, इसको लगा दो जीरो, इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। तो किसी की पावर जीरो होती है इसका मतलब ये इसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। मतलब ये जो हमारे पास आएगा ये के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, हमारे पास के बराबर आएगा। तो इसी को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस डी आर, यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ से हमारे पास जो रहेगा यहाँ पे आ जाएगा के डी टी। अब हमारे पास यहाँ पर डी टी आ गया है, यहाँ पर डी आर आ गया है। तो छोटी छोटी टर्म हमारे पास आ चुकी है। जब भी छोटी छोटी टर्म आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं ताकि हमारे पास बड़ी टर्म ये बन सके। तो बस आपको इंटीग्रेट कर देना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमारे पास बनी हुई है, तो अगर आप लोग इसको इंटीग्रेट करोगे, छोटे छोटे डी आर को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बड़ा सा डी आर बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो ये जो माइनस साइन है हम लोग इसको इधर भेज देते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, सो राइट हैंड साइड पर। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के। तो माइनस के तो हमारे पास कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देंगे हम लोग। फिर हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास dt जो रहेगा, तो छोटे छोटे dt को जोड़ेंगे तो बड़ा सा t बन जाएगा हमारे पास, तो हम लोग t लिख देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आई बात समझ में, इस तरीके से हम लोग करेंगे। आई जो होगा ये हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। क्या होता है ये, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब आई की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करो, आप लोग एक कंडीशन मान लो, आप लोग कंडीशन मान लो। कंडीशन क्या मानेंगे हम लोग, यहाँ पर कंडीशन हम लोग ये मान लेते हैं कि भैया स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टार्टिंग में भैया पानी है पूरा, ये पानी है इस तरीके से हमारे पास कंटेनर के अंदर, और इसमें हमारे पास जो शक्कर है ये 5 किलो शक्कर है हमारे पास। हमने इसमें मिलाते ही जब फर्स्ट टाइम मिलाया तो उस टाइम हमने टाइम को मान लेते हैं टाइम इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये चीज होगी यहाँ पर। तो जब हम लोग स्टार्टिंग में इसको मिलाएंगे तो जो 5 किलो शक्कर है हमारे पास वो 5 किलो ही रहेगी, 0 टाइम के ऊपर 5 किलो ही रहेगी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ आर है, रिएक्टेंट है, वो क्या रहेगी, बिल्कुल 100% रहेगी। तो इसको बोलिए हम लोग लगाते हैं आर नोट। तो अगर हम लोग ये कंडीशन रख लें कि टी की वैल्यू को अगर हम लोग 0 रख लें तो वहां पर हमारे पास आर की जो वैल्यू रहेगी वो आर नोट हो जाएगी। तो बस यही वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका काम। जब आप लोग वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो आई की वैल्यू आपके पास आएगी आर नोट, बस आर नोट आपके पास वैल्यू आ गई। तो बस हो गया काम खत्म। अगर आप लोग चाहें तो इसी को आप क्या कर सकते हैं,
ऊपर नीचे कर सकते हैं, वैल्यू को इधर उधर कर सकते हैं, आपके पास काम हो जाएगा। तो जो आई की वैल्यू थी उसको हमने सब्स्टिट्यूट करा तो यहाँ पर आर नोट आ गया, पूरा का पूरा वैसा का वैसा रहा, यही वही रहा, ये वही रहा, ये वही रहा, आर नोट आ गया। अब आप चाहते हैं कि के की वैल्यू निकालना, तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो आर नोट है इसको इधर, आर नोट ये जो हमारे पास आर है इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद ये जो टी हमारे पास है टी को अपोन में ले जाइए, इस तरीके से यहाँ से होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो डेरिवेशन है ये खत्म होता है। अब हमारे पास कंडीशन एक बार ये दे देते हैं वो लोग कि चलो आपने ये तो निकाल लिया, अब हाफ लाइफ के लिए निकालिए। मतलब आप फिर से यही एग्जांपल लीजिए और आपसे बोलेंगे कि आपके पास जो हाफ लाइफ है, मतलब ये जो आपके पास आर नोट है, ये 5 किलो आपने लिया था, जब 2.5 किलो ये हो जाएगा, जब आपके पास शक्कर सिर्फ 2.5 किलो बचेगी, तो उस टाइम पर आप लोग किस तरीके से रेट को लिखेंगे। 2.5 किलो का मतलब है हमारे पास ये जो आर नोट है हमारे पास ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से इस टाइम को हम लोग बोलते हैं टी हाफ, मतलब टाइम हमारा आधा हो जाएगा। लेकिन ये जो टी हाफ होगा वो कितना होगा वो हमें देखना रहता है, तो इस वजह से हम लोग हाफ लाइफ पीरियड भी यहाँ पर निकालते हैं। तो जब हमारा आर जो होगा वो आर नोट के बराबर हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में आर की जगह पर क्या रख देंगे, आर नोट बाई 2 रख देंगे, आर नोट बाई 2 रख देंगे इस तरीके से। तो ये जब रख देंगे हम लोग, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन ये आएगा लास्ट में। तो ये छोटा सा काम आपको करना है। तो अगर आपसे हाफ लाइफ पूछ ले तो आप लोग इस तरीके से करेंगे, फुल लाइफ पूछ ले तो आपको इस तरीके से करना है। ऐसे ही हमारे लिए होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो अगर आप लोग एक समझ गए तो दूसरा आप लोग आसानी से समझ सकते हो। जो फर्स्ट ऑर्डर होता है उसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। मतलब यहाँ पर हम लोग पहले 0 ले रहे थे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1 आने की वजह से हम लोग फिर से वही करेंगे, ये इधर आएगा, तो इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, ये यहाँ पर नहीं आने की जरूरत ही नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं इंटीग्रेट। ये रहा हमारे पास इंटीग्रेट, ये रहा इंटीग्रेट, तो ये जो रहेगा इस तरीके से हो जाएगा। तो जब भी हमारे पास अपॉन में आर आता है या फिर अपॉन में कुछ आता है, सामने ये dx लिखा होता है, तो इसका जो होता है 1/x का हमारे पास इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है log x। तो x की जगह पर यहाँ पर r लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ r लिखी हुई है, तो हम लोग लिख देंगे log r, ये हो जाएगा हमारे पास। और इस तरीके से हम लोग इसे कर लेंगे। ओके, ये चीज़ हमारे पास होगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए, फिर से हम लोग कंडीशन वही लेंगे कि अगर हमें आई निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, आर को हम लोग आर नोट मान लेंगे, तो टी हमारा कितना रहेगा 0। टाइम जब 0 था तो हमारे पास आर क्या था, आर नोट था, ये हम लोग कर लेंगे। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, तो आई की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, माइनस लॉग एन आर नोट। फिर आप लोग वैल्यू पुट करिएगा तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा फाइनली ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 2.303 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये जो लॉग है, ये जो ln है, ln को हम लोग log बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आई बात समझ में, इसलिए हम लोग ln से 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी आप लोग देखिएगा, ये रिवीजन चल रहा है, कोई समझा नहीं रहे हैं आपको, आपको ये पहले से आना चाहिए, नहीं आता है तो यहाँ पर रिवीजन चल रहा है आप लोगों के लिए, ये चीज़ यहाँ पर चल रही है। अब अगर आपको हाफ लाइफ पीरियड निकालना है तो कैसे निकालोगे, इसका सेम वही फंडा है। आप लोग आर की जगह क्या रख दोगे, आर नोट बाई 2 रख दोगे, तो ये हाफ लाइफ आ जाएगी आपके पास, यहाँ पर हाफ लाइफ आ जाएगी इस तरीके से। ओके, तो हाफ लाइफ के ऊपर जो टी होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ की तरीके से, इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप लोग वैल्यूज रखोगे तो आपके पास देखने को कुछ इस तरीके से मिलेगा ये। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको याद रख लो, 0.693 अपॉन में आएगा के, ये होता है हमारे पास टी हाफ की वैल्यू। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये कांस्टेंट वैल्यू आ चुकी है, ये ऊपर भी कांस्टेंट और ये के तो हमारे पास कांस्टेंट होता है, तो ये हमारे पास आता है। ओके, तो इसलिए वो बोलते हैं कि बताओ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन और नॉट। तो आपको बोलना है नहीं, यहाँ पर कंसंट्रेशन के ऊपर हाफ लाइफ पीरियड हमारा डिपेंड नहीं होता है, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास आती है। तो ये आपको करना है, ये आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। बाकी इसके बाकी जो वीडियोस हैं उनको हमने 1-1 मिनट में करवा रखा है, तो वहां पर आप लोग देख लेना। जैसे ही क्लास फिनिश होगी उसके आधे 1 घंटे बाद वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो वहां से आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। चलिए, तो ये भी हमारा हो गया। अब बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बात करते हैं भैया, पूरी केमिस्ट्री हमें देखनी है। तो एक काम करते हैं, चीट शीट जो अपनी है उसको ओपन कर लेते हैं। चलिए, तो आप लोग यहाँ पर फोकस करेंगे पूरा अपना। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, पूछ सकते हैं आप। सर हमने 4th चैप्टर में अरेनियस इक्वेशन नहीं पढ़ी। अरानियस इक्वेशन जो होती है हमारी, ये 2 नंबर 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए अरानियस इक्वेशन को। ये देखिए कितनी बार ऑब्जेक्टिव में आई हुई है ये अरानियस इक्वेशन।
12 में, 13 में, 15 में, 18 में ये आई हुई है अरहानियस इक्वेशन। सर 19 से तो लगातार आ रही है, 19 में भी 20। हाँ 19 और 20 में भी आ रखी है। हमारे पास 18 तक का डेटा था तो हमने वो लिख दिया यहाँ पर, तो ये आई हुई है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो आप लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन याद रखेंगे, डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद रख लो। चलो एक काम करते हैं, अरहानियस इक्वेशन थोड़ी सी बता देते हैं। देखिए अरहानियस इक्वेशन जो होती है, नाम से ही क्लियर है ये इक्वेशन है, और इक्वेशन जब भी आ जाए तो हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, रिलेशन वर्ड यूज करते हैं। बताया था आपको, नस्ट इक्वेशन पढ़ाई थी तब भी। तो यहाँ पर रिलेशन किस किसके बीच में आपको देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा आपको कांस्टेंट के बीच में, रेड कांस्टेंट के बीच में, साथ में हमारे पास क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, और हमारे पास एक और चीज होती है जो कि होती है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, ये वाली चीज, ये एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है इसको हमने वीडियो में बता रखा है, जब आपको ये वीडियो मिलेगा 1 मिनट का तो वहां पर हमने सारी चीज बता रखी है। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, नॉर्मल एनर्जी क्या होती है, तो वहां पर देख लेना। तो K इजिकल्स टू हमारे पास बनता है ए हमारे पास क्या होता है, ए हमारे पास होता है अरहानियस का कांस्टेंट या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी आप लोग बोल सकते हो। तो ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, के इजिकल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये आपके पास एक्सप्रेशन होता है। अब इसका पूरा एक फॉर्मूला हमारे पास लास्ट में ये बनता है डिराइव करने के बाद, लेकिन एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता है, तो हम चाहेंगे कि आप सिर्फ ये याद कर लो, ताकि अरहानियस इक्वेशन आ जाए तो कम से कम ये तो लिख सको आप। इसको देख के डेफिनेशन लिख देना तो आपका काम हो जाएगा। वैसे तो ये बहुत मुश्किल है, एग्जाम में ये आएगा इस तरीके से, ये आता है सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लिख सकते हो। लेकिन अगर 2 नंबर में आ जाए तो 2 नंबर में आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है और ये लिखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। 3 नंबर में मुश्किल है कि ये 3 नंबर में देंगे वो लोग। चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो उसको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर आना है आपको, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म की जितने भी रिएक्शन है ये कर लेना सबसे पहले। क्लोरोफॉर्म की सारी रिएक्शन हमने करवा रखी। क्लोरोफॉर्म से आप लोग फॉस्जीन बना सकते हो जो कि जहरीली गैस होती है हमारे पास। कब बनेगी ये, जब आप लोग ऑक्सीजन और सनलाइट की प्रेजेंस रखोगे। साथ में क्लोरोफॉर्म से आप लोग क्लोरोपिक्रीन बना सकते हो। कब बना सकते हो, जब यहाँ पर HNO3 रखोगे आप लोग। फिर क्लोरोफॉर्म से आप लोग सैलिसिलल्डिहाइड बना सकते हो जो कि रीमर बनती है हमारे पास। क्लोरोफॉर्म से आप लोग क्या बना सकते हो, क्लोरीटोन बना सकते हो कीटोन की हेल्प से। क्लोरोफॉर्म से आप लोग क्या बना सकते हो, आइसोसाइनाइड बना सकते हो। कार्बोलामिन रिएक्शन हमारे पास ये होती है। अच्छा एक काम करते हैं, कुछ स्टूडेंट आए हैं तो उन्हें एडमिट कर लेते हैं। हाँ तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे सारे स्टूडेंट, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद हमारे पास हेलोएरिन की बात करें तो यहाँ से हमारे पास ये जो 5 रिएक्शन आपको दिख रही है, 4-5 रिएक्शन, 1 2 3 4 5, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ पर Fe2SCl2 यूज करते हैं, यहाँ पर HNO3 यूज करते हैं, यहाँ पर H2SO4 यूज करते हैं, यहाँ पर हम लोग CH3Cl यूज करते हैं, यहाँ पर हम लोग C डबल बॉन्ड O Cl यूज करते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो एक और रिएक्शन होती है फिटिक रिएक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिटिक रिएक्शन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। सेंडमेयर, गेटरमैन, बाल्सीमन, ये जो रिएक्शन है ये हमारे पूछी जाती है चैप्टर नंबर 13 से। तो आप चाहें तो यहाँ पर करें या फिर वहां पे करें, बात एक ही है। इसके बाद ये चीज हमारी हो गई। यहाँ से हेलो एल्केन अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग SN1 SN2 के जो डिफरेंस होता है वो कर लेना। इसके अलावा और क्या चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है यहाँ से, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप चाहें तो वुड्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। तो SN1 और वुड्स रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SN1 SN2 और साथ में वुड्स रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है। विलियमसन सिंथेसिस ये ईथर वाले चैप्टर से पूछी जाती है, तो आप चाहें तो इसे यहाँ पर कर सकते हैं या फिर वहां पर कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है अल्कोहल, फिनोल, ईथर। तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन तो बहुत सारी होती है ऐसे तो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो एक तो ये वाली LiAlH4 NaBH4 जो था हमारे पास, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये 5 रिएक्शन जो होती है ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, सबकी सब एक जैसी रिएक्शन है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये होनो वाली जो रिएक्शन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सर हाँ बोलिए। सर जो चेस्ट शीट में आपने जो रिएक्शन बताई है वो एक बार कंप्लीट करवा दीजिए ना। तो वही तो करवा रहे हैं कंप्लीट, वही तो आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरी नहीं रिएक्शन करें सर, जो ऑर्गेनिक की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दिए ना उसमें की बात कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए आपको, उसमें से बता दीजिए। ये देखिए सर तो एक काम करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शायद हमने यहाँ से जो चीज़ हमारी हो चुकी है उनको रिमूव करते हैं। ये हमारा हो चुका है, इसको हटा देते हैं।
देखिए भाई, अब एक बात सुन लो आप लोग सभी। ऐसा मत सोचो कि सब कुछ हम ही करवा देंगे आपको। एक चीज़ ऐसी है कि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम अगर पूरा करवा भी दें, अगर मान लो आज 4 घंटे और आपको पढ़ा देते हैं, तब भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको एट दी एंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में? ये चीज़ आप लोग ध्यान रखो। ये सारी चीज़ हम करवा चुके हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्लास हमने ली थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इतने अच्छे से कर रखी है कि अगर आपने स्टार्टिंग से हमारे लेक्चर देख रखे हैं, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी की सारी बन जाएगी। आपसे कुछ भी क्वेश्चन उठा के दे दे वो लोग, सारा बनेगा आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बस वही चीज़ है, वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है। जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि यहाँ पर बताओ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो वही चीज़ तो हमने यहाँ पे बताई। ये देखो, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया था क्लोरोफॉर्म से। अगर आप चाहते हैं रिपीट करें तो यहाँ पर देखो, ये इंपॉर्टेंट हमारे पास क्लोरोफॉर्म। इसके अलावा हेलोएरिन, यहाँ पर हमने ये जो था इसको हमने करवाया था कहाँ पर, ये जो हमारी लास्ट क्लास थी ऑर्गेनिक की, वहाँ पर सबसे पहले हमने इसको करवाया था, बोला था कि इंपॉर्टेंट है। हेलोएरिन और हेलोएल्केन, यहाँ पर हमने रेजोनेंस देखा था, रेजोनेंस ये था। फिटिक रिएक्शन अभी आपको बताइए, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा डीडीटी कर लेना, फ्रीऑन कर लेना। ये हमारे पास हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SN1 SN2 आपको बता दिया, ये कर लो, इससे इंपॉर्टेंट है। तो ये तो अब क्या बताएं, इसमें सब तो हाईलाइट कर रखे, जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट हमने कर रखे हैं। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से अगर थोड़ा देखें, यहाँ से करें चीट शीट से, तो कम से कम कुछ चीज़ याद भी हो जाएगी हमें। हम इसलिए आपको यहाँ से पढ़ा रहे हैं, ना कि वहाँ से पढ़ा रहे हैं। वहाँ पर तो सब लिखा हुआ है, जो हाईलाइटेड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हम आपको बताते भी चलेंगे। टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, करवा देते हैं फटाफट, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए, तो अल्कोहल जो है हमारे पास, यहाँ से जो होने वाली रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चैप्टर से बन सकती है। ये चैप्टर नंबर 13 जो कि हमारे पास आमीन होता है, वहां से भी बन सकती है, यहाँ से भी बन सकती है। रिएक्शन करने की ट्रिक आपको बता रखी है। अगर आपके पास आमीन है, RNH2 है, इसमें आप लोग अगर होनो मिला दोगे, नाइट्रस एसिड इसे बोलते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से ये हो जाएगा HONO। तो यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये टूट जाएगा, हमारे पास ROH मिलेगा और N2 मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा एज अ बाई प्रोडक्ट। तो हमें ये चाहिए, तो ये हमें यहाँ से अल्कोहल मिल जाएगा। ये होता है हमारे पास। इसके अलावा ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा एल्डिहाइड वाली जो रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के ऊपर। तो रेड हॉट कॉपर ट्यूब और साथ में ये वाली रिएक्शन, ये अगर आप लोग कर लोगे, इतनी रिएक्शन अगर आप लोग कर लोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारी रिएक्शन अगर ये यहाँ से कर लोगे, तो आपको वहां पर दिक्कत नहीं आएगी जब आप लोग एल्डिहाइड कीटोन पढ़ोगे, क्योंकि सेम वहीं पर ये रिएक्शन, और ये IMP रिएक्शन है, ये IMP रिएक्शन है। इनको करने का एक ही तरीका होता है, K2Cr2O7, K2Cr2O7, ये होता है यहाँ पर। ये PCl3 PCl5, ये फिर से आ गई वहां पर भी देखी थी अल्कोहल वाले चैप्टर में भी, यहाँ पर भी आ गई। तो यहाँ से ये कर लेना आप लोग। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे सेम है, यहाँ से लेकर यहाँ, ये सारे सेम, ये चीज़ यहाँ से होती है। ठीक है, बाकी अगर यहाँ से बात करें, तो यहाँ पर हमने ये नया अपडेट दिया है, ये सारी रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ से हम लोग बात करें, तो ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। हेलोरिन वाली जो डाउस प्रोसेस है, ये भी मत करिए, ये भी मत करिए, ये भी मत करिए, ये भी छोड़ दीजिए। अच्छा, फेनोक्विनोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पिंक कलर वाली, तो इसको आपको करना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाएगी। इसके अलावा बेंजीन वाली रिएक्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। आमीन वाली जो रिएक्शन है, एनिलीन वाली जो रिएक्शन है, ये भी कभी कभी पूछ ली जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों की तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब अगर बताइए इसमें से कोई ऐसी रिएक्शन जो कि आपको थोड़ी समझ में नहीं आ रही हो तो। सर ये फेनोक्विनोन वाली बता दीजिए। फेनोक्विनोन वाली, चलो चलो, कोई बताना चाहेगा शॉर्ट में क्या होता है फेनोक्विनोन वाली रिएक्शन में? यस कोई सर। याद हो? फेनोक्विनोन वाली रिएक्शन में क्या होता है? कुछ भी आपको बताओ, कुछ भी इससे रिलेटेड बताओ तो आप बता सकते हैं। सर पहले हम क्या करते हैं, फिनॉल में ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो क्विनोन बनता है, क्विनोन में फिर से हम फिनॉल ऐड कर देते हैं तो फेनोक्विनोन बन जाता है। वेरी गुड, ये चीज यहाँ पे होती है। अब जिनको स्ट्रक्चर देखना है वो यहाँ पर देख लीजिए। अच्छा, ये यहाँ पर इन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया है। चलो एक काम करते हैं, अपने जो नोट्स थे जो आपको दिखाए थे वो आपको दिखा। न्यूमेरिकल्स की हम बात कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स के लिए हमने क्या किया था,
न्यूमेरिकल्स के लिए हमने एक अलग से पीडीएफ आपको प्रोवाइड करी थी, तो वो न्यूमेरिकल्स जो है वो सारे कर लेना। एक काम करते हैं, वो पीडीएफ ओपन कर देते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग वेट करिएगा, हम यहाँ से पीडीएफ को ओपन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, आप सभी को वॉइस आ रही है, पहले भी बता दीजिए हमें। यस सर। ओके, ठीक है। देखिए, न्यूमेरिकल्स सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर टॉपिक मेंशन कर रखे हैं। ये पीडीएफ एक बार प्रोवाइड कर देंगे आपको, जिन लोगों को नहीं मिली है तो प्रोवाइड कर देंगे। तो मोलारिटी हो गया, नॉर्मलिटी मोलारिटी हो गया, राउल्ट्स लॉ हो गया, यहाँ से हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स न्यूमेरिकल्स बनते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास ये टॉपिक भी होते हैं, नॉर्मलिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर, हेनरीज लॉ, यहाँ से भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स बने हुए हैं पिछले साल में। इसके अलावा बात करें तो हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन, कोलरोस्ट लॉ, यहाँ से हमारे पास न्यूमेरिकल्स बने हुए हैं। फैराडेस फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। ओके, ये चीज़ रहेगी। इसके अलावा बात करें यहाँ से तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से न्यूमेरिकल बन सकता है, हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से भी न्यूमेरिकल बन सकता है। तो इतने से हमारे पास टॉपिक होते हैं जिनसे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। मोलारिटी, मोलालिटी से तो बहुत सिंपल है, आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस की। ये हमने क्वेश्चन लगा दे रखा है आप सभी को, इनकी आप लोग प्रैक्टिस करिए, तो इससे आपके हो जाएंगे। ओके, बाकी यहाँ से हमने जो हमारा राउल्ट्स लॉ होता है उसके बेसिस पे यहाँ से दे रखा है हमने, ये करिएगा आप लोग। इसके अलावा यहाँ पर हमने ये जो क्वेश्चन है इसको करवा रखा है, इसको आप लोग देखिएगा। और एक काम करेंगे, कुछ हमने न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, सॉल्व करवाए हैं 5-5 मिनट 4-4 मिनट के अंदर अंदर, तो उसकी जो लिंक होगी अभी क्लास फिनिश होने के बाद उसको भी प्रोवाइड कर देंगे, तो ताकि आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, प्रोवाइड कर देंगे, अभी क्लास फिनिश होते ही आपको इसकी भी लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। तो न्यूमेरिकल्स आपके 15-20 मिनट के अंदर अंदर सारे हो जाएंगे, 15-20 मिनट या फिर आधे घंटे के अंदर अंदर सारे आपकी जो न्यूमेरिकल्स हैं अच्छे लेवल के प्रिपेयर हो जाएंगे। बाकी और आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो बाकी हमने क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं, ये कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा। लेकिन अभी आप लोग इतना न्यूमेरिकल में टेंशन मत लेना। ऐसे स्टूडेंट जिनकी तैयारी 90% हो चुकी है वही लोग न्यूमेरिकल्स में हाथ मारेंगे, बाकी ऐसे स्टूडेंट जिनकी तैयारी अभी नहीं हुई है वो न्यूमेरिकल्स ना करें, बस मोलारिटी, मोलालिटी और साथ में अगर आपको करना है थोड़ा सा राउल्ट्स लॉ के ऊपर आप लोग न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। बाकी कुछ भी न्यूमेरिकल्स मत करिए, क्योंकि ये केमिस्ट्री है ना कि फिजिक्स है। फिजिक्स की तरह यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भर भर के नहीं आते, यहाँ पर गिनती के न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि इतना आप लोग लोड मत लीजिए न्यूमेरिकल्स में, बस बेसिक बेसिक कर लीजिए। अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स से हमारे पास न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से बन सकता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर इस तरीके से बन सकता है। ओके, जो फॉर्मूला आपको याद करवाया था उसमें वैल्यू पुट करो तो हो जाएगा। सर एक बार करके बता दो। चलो करके दिखा देते हैं। जैसे ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, तो पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 90% कंप्लीट इन 40 मिनट। तो हमारे पास समय दे रखा है 40 मिनट का, और मान लीजिए हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, 100 थी। हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी वो 100 थी, अब 90% खत्म हो गई। आई बात समझ में? द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 90% कंप्लीटेड। ओके, तो हमारे पास क्या दे रखा है, 90% यहाँ पर दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 में से 90 को माइनस कर देंगे, और यहाँ पर जो टोटल कंसंट्रेशन हमारी कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर ये। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर सिंपल सा इसको सॉल्व कर लेना है। लॉग सॉल्व करते आपको आना चाहिए, छोटी सी प्रॉपर्टी होती है इनकी। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, लॉग बेस 10, यहाँ पर आएगा हमारे पास 100 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा 10। तो हम लोग क्या इसे लिख सकते हैं, log 10, और यहाँ पे आ जाएगा 100 की पावर आप लोग लगा दीजिए -10। तो अब प्रॉपर्टी ये होती है कि जिसकी पावर में कुछ ऊपर लगा हुआ होता है, जिसकी पावर होती है, वो जो पावर में ऊपर जो लगा होता है ये कहाँ पे आ जाता है, आगे आ जाता है। कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है। तो -10 जो होगा वो आगे आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या बचेगा, log 10 बचेगा। अब log 100 बचेगा, वेरी सॉरी, log 100 जो बचेगा हमारे पास, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए। फिर से आप लोग करिए कि यहाँ पर हमारे पास log 10 और ये 100 जो है इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं पावर में, तो फिर से ये पावर जो होगी फिर से आगे आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई में भी 2 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा। तो जब भी हमारे पास यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10, यहाँ पर वैल्यू जो होगी, यहाँ पर वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो इसकी जगह पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो आराम से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे होगी, अरे ये चीज़ समझ में, यहाँ पर ये होगी। अच्छा, वेरी सॉरी, ये चीज़ तो हमने ध्यान ही नहीं दी, हम लोग सॉल्व करने के चक्कर में रह गए। एक चीज़ आपने ध्यान नहीं दी, अरे ये तो बहुत इजीली हो जाएगा, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट समझ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझाए तो यहाँ पर देखो हमने गलती क्या करी। गलती कुछ नहीं करी हमने ज़्यादा दिमाग लगा लिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल गए हम लोग। यहाँ पर चलने की जरूरत ही नहीं है ना, कैंसिल हो जाएगी ना वैल्यू हमारी। यहाँ पर हमारे पास 100 है, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 10 आ जाएगा ना, यहाँ पर 10, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। आई बात समझ में, बचा 10।
तो यहाँ पर भी बेस 10, यहाँ पर भी 10, तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। सिंपल सी बात है, हम फालतू इसमें लोड ले रहे थे इतना, डायरेक्ट वैल्यू हमने सॉल्व कर दी। आई बात समझ में, इस पर ध्यान नहीं दिया हमने कि डायरेक्ट भी हो सकता है ये। आया बात समझ में, इस तरीके से आप कर सकते सर आप कल बोले थे नॉन इक्वेशन से केवल एक ही न्यूमेरिकल बनता है, कौन सा है सर? हैं। नर्स इक्वेशन से एक हमारे पास न्यूमेरिकल बनता है, वो हमारे पास है वो वाला, आपको दिखाते हैं। एक काम करते हैं, हमने इसको सॉल्व करवा रखा है अपनी जो पीडीएफ थी उसी में, तो एक काम करते हैं वापस उस पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं और आपको बता देते हैं नर्स इक्वेशन से एक हमारे पास न्यूमेरिकल बनता है वो वाला। यस सर, नेक्स्ट का करवा दो। हाँ, वहां पर हमने न्यूमेरिकल करवाया था कोलब्रुक लो वाला। सर तो ये वाला न्यूमेरिकल कौन से चैनल पे डाला आपने? ये वाला जो है आपको लिंक दे देंगे, क्योंकि ये पिछले साल करवाया था हमने, पिछले साल करवाया था, तो आपको लिंक दे देंगे वीडियो की, वहां पर आप लोग देख लेना। तो अब हमारे पास जो काम बचा हुआ एक काम तो ये है कि आपको टॉप 3 क्वेश्चन सीरीज की लिंक देना है। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल की पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा जो हमने टॉपिक्स बता रखे हैं आपको, जैसे कि एक तो ये हो गया, इसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे इस क्वेश्चन की। एक और हमारे पास जो काम बचा हुआ है वो ये है कि आपको जो बाकी न्यूमेरिकल्स हैं उनकी लिंक प्रोवाइड करना है। तो ये काम हम कर लेंगे, ओके, जैसे ही क्लास फिनिश होगी तब यही काम करेंगे हम सबसे पहले। सर और सर बोलिए। और वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह के जो टॉपिक्स है उनकी भी वीडियोस हाँ, वो देनी भी है। 1 मिनट की वीडियो। तो वो तो अपलोड करेंगे हम, उसके बाद आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। अभी तो अपलोड नहीं करें हमने, सिर्फ एक वीडियो अपलोड सर किया वो है शॉर्ट टॉप वीडियो में, 3 एसएचई वाला। वो हाँ, वो भी टॉप दे 3 देंगे। वाली लिंक दे दीजिएगा। हाँ, दे देंगे, टॉप 3 वाली भी दे देंगे, ठीक है? ये रहेगा। बाकी कोलरोस्ट लो की अगर बात करें तो बहुत सिंपल चीज़ है यार कोलरोस्ट लो। ये वाला क्वेश्चन हमने उस दिन कल की क्लास में करवाया था, एक बार और करवा देते हैं आप लोगों को। बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल अगर न्यूमेरिकल किसी का बनता है तो वो बनता है कोलरोस्ट लो का। इतना सिंपल है कि कोई भी कर सकता है ऐसे। कोलरोस्ट लो किसी ने ऊपर ऊपर भी पढ़ा होगा तब भी कर लेगा। देखिए, हमारे पास NH4OH की वैल्यू निकालने की पूछी गई है कि इसकी मोलार कंडक्टिविटी कितनी बनेगी, और हमारे पास वैल्यू किस किस की दे रखी है। हमारे पास NH4Cl दे रखा है, और हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास NaOH दे रखा है, और हमारे पास क्या दे रखा है, NaCl दे रखा है। इनकी वैल्यू हमें दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें ये वाली, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है ये वाली, इसकी वैल्यू दे रखी है ये वाली। तो आप बताइए इन तीनों को जोड़ के घटा कर आप लोग ये कैसे बना सकते हो? तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ से हम लोग NH4 ले लेंगे, यहाँ से हम लोग OH ले लेंगे, और यहाँ से हम लोग NaCl को माइनस कर देंगे। ये NaCl हमारा NaCl माइनस हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास NH4Cl NaOH बन जाएगा। और इसमें से अगर हम लोग सिर्फ इतना इतना माइनस कर देंगे Na, और यहाँ से Cl, मतलब NaCl अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो बस वैल्यू पुट कर दो। NH4Cl हमारे पास क्या दे रखा है, 129 दे रखा है यहाँ पर, यहाँ से आएगा प्लस, यहाँ पर NaOH हमें क्या दे रखा है, 248 दे रखा है, 248 हमारे पास दे रखा है, और हमारे पास NaCl कितना दे रखा है, 126 दे रखा है। तो अब बहुत सिंपल हो गया, ये बस आपको जोड़ना और घटाना है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये होता है हमारे पास, ये चीज़ होती है हमारे पास। इसके अलावा एक हमारे पास जो चैप्टर था वो था केमिकल काइनेटिक्स, शायद हटा दिया गया हमने, ये रहा केमिकल काइनेटिक्स। तो यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स हमारे लिए बन सकते हैं। जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर बन सकते हैं, वो इस प्रकार से बन सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, जिस प्रकार से कोलब्रुक का नियम आपने देखा उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बनता है वो इजी बनता है, उसी तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर भी न्यूमेरिकल बहुत इजी बनते हैं। आपको ये चीज़ दे देंगे, ये चीज़ दे देंगे, ये चीज़ दे देंगे, ये चीज़ दे देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको दे दी है, क्वेश्चन में दे रखी है, आंसर हमारा यहाँ से चालू होता है। आपसे क्या बोल रहे हैं वो लोग, आपसे वो बोल रहे हैं कि बताओ ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और साथ में आपको बताना है कि इनकी यूनिट क्या बनेगी। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कौन सा ऑर्डर है ये। तो आपको ये चीज़ दे रखी है, लेकिन इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इनको पूरा काट दो, इनको देखो ही मत। आप देखो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको प्रोवाइड कर रखी है। जब आपको हमने पढ़ाया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तब बोला था कि ये चीज़ें कहाँ से निकलती है, एक्सपेरिमेंट से निकलती है, तो इन पे ध्यान नहीं देना है। इनसे हम कभी भी नहीं निकाल सकते ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमें निकालना है यहाँ से। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए, जरा जूम कर लीजिए आप लोग, बस हो जाएगा काम खत्म। यहाँ पर ये देखिए, इसकी पावर आपको 2 दिख रही है, यहाँ पर पावर देखना है, पावर कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनेगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फिर आप लोग यहाँ पर देखिए, इसकी पावर कितनी दे रखी है, जिसकी पावर कुछ ना दे रखी है उसको हम लोग 1 लगा लेते हैं। यहाँ पर पावर कितनी दे रखी, कुछ नहीं दे रखी, तो हम लोग 1 लगा लेते हैं। तो 1 और 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास पावर कितनी दे रखी है, 3/2 दे रखी है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 3/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद लास्ट वाला देखिए, इसकी पावर कितनी दे रखी है, कुछ नहीं दे रखी, इसका मतलब 1 लगा लेंगे।
तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख लेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद हमारे पास आता है डायमेंशन फॉर्मूला। हाँ बोलिए। सर 8 तो देंगे ही ना पावर के लिए? ये चीज देंगे और ये चीज भी देंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये देंगे। ओके सर। और जो समझदार बच्चे हैं जिनको पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पर देखेंगे। कुछ स्टूडेंट यहीं पर देख के बता देंगे कि इसका 3rd है, इसका 1 है, इसका 3 है, इस तरीके से बता देंगे, लेकिन ये गलत है। सही कौन सा है, ये है, एक्सपेरिमेंट से निकलती है चीजें, यस सर। है ना। तो बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए, तो इसलिए बोलते हैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे तो ये चीज बहुत ईजी रहेगी आपके लिए करना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत आसान होता है। अब बात करते हैं यूनिट कैसे निकालेंगे। तो यूनिट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। यूनिट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, शायद हमने यहाँ पर करवाया हो, ये रहा। ये यूनिट का ही फॉर्मूला है हमारे पास। एक काम करते हैं, पीडीएफ को हमें ओपन करना पड़ेगा ताकि हम उसका जो फॉर्मूला है वो आपको बता सकें। ठीक है। किसी का माइक ऑन है तो उसको ऑफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें देखना पड़ेगा। देखो आप समझ जाया करो, अगर किसी का माइक ऑन हो तो ऑफ कर लिया करो। और हमारे पास अब समय इतना नहीं है कि हम इस चीज़ पे ध्यान दें। चलो तो फिर से यहाँ पे आ जाओ। फिर से हमने माइक ऑन कर दिए ताकि किसी का डाउट हो तो पूछ सके वो लोग, इसलिए हमने आज माइक ऑन करके रखे हैं आपके। एक बार ये और रहेगा। यूनिट नंबर बता दीजिए। यूनिट बता दीजिए, बता देंगे, यूनिट ही तो बता रहे हैं आपको। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। अब आपको जो फॉर्मूला अच्छा लगे वो याद कर लीजिए। हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है, ये याद कर लो, या फिर ये वाला याद कर लो। ये दोनों के दोनों सेम ही है, ये भी सेम है और ये भी सेम। सर लिखने का तरीका अलग है। हाँ बोलिए। सर मोल अपॉन में लीटर को तो कंसंट्रेशन से भी कर सकते हैं ना? कंसंट्रेशन होता है ना मोल अपॉन में लीटर का। हाँ तो कंसंट्रेशन ही तो होता है, लेकिन हम लोग वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, हम लोग रेट कांस्टेंट की वैल्यू ओके। निकाल रहे हैं। ठीक। यस सर। तो रेट कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, इस तरीके से इसकी डेफिनेशन हम बनाते थे कि ये रेट ही होता है, लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होनी चाहिए। इसके देख के हमारे पास ये बनता है फॉर्मूला हमारा। ये फॉर्मूला होता है, मोल पर लीटर नहीं है, वो किसका होता है, वो कंसंट्रेशन का होता है। लेकिन कंसंट्रेशन थोड़ी निकाल रहे हैं हम लोग, हमसे के की वैल्यू पूछी हुई है कि हमारे पास क्या होता है, रेट कांस्टेंट। चलिए तो वापस हम आ जाते हैं वहीं पर, कहाँ पर थे हम लोग। यहाँ पर थे क्या, केमिकल काइनेटिक्स में। क्वेश्चन कहाँ पर देखा था हमने, जो क्वेश्चन आपको सर करवा रहे थे। अच्छा यहाँ पर करवा रहे थे ना, यहाँ पर ये रहा। तो अब आप लोग निकाल सकते हो, बस आपको सेकंड दे रखा है तो n की जगह पर 2 रख देना, यहाँ पर 2 रख देना, यहाँ पर 3/2 रख देना, यहाँ पर 1 रख देना, ये हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपके लिए k की वैल्यू क्या बनेगी, तो आप लिख देना s⁻⁻1, सेकंड टू द पावर -1, या फिर सेकंड इनवर्स भी आप लोग इसे बोल सकते हो डायरेक्ट। देखो उन्होंने क्या दे रखा है, रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डिटरमाइन रेट कांस्टेंट, डिटरमाइन द यूनिट ऑफ, या फिर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट। तो ये चीज़ यहाँ पे होती है, डायमेंशन बोलते या फिर यूनिट बोलते, यहाँ पर सेम होती है। नहीं तो आप डायमेंशन फॉर्मूला लिख के आ जाओ, यहाँ पर डायमेंशन मतलब यूनिट। यहाँ से इस तरीके से न्यूमेरिकल बन सकता है। और बताइए। सर डीडीटी एक बार बता दो ना। डीडीटी जो था आपको हमने होमवर्क में दिया था, लेकिन अगर आपको जानना है तो देखते हैं, अगर पीडीएफ हमारे पास यहाँ पर होगी तो डीडीटी बता देंगे आपको। पीडीएफ इसकी कहाँ मिलेगी, चलो एक काम करते हैं, डीडीटी आपने पूछा है तो क्या क्या पढ़ाई ट्रांसलेट कर सकते हैं क्या? हमने सब कुछ करवा दिया है, अब तो बस डाउट ले रहे हैं जो कि स्टूडेंट बोल रहे हैं उनके छोटे मोटे जिनका जो डाउट डाउट्स नहीं हैं। बोले अभी यहाँ पर आ जाओ थोड़ा, देखो डीडीटी पूछा है कि स्टूडेंट ने हमसे। डीडीटी ये होता है हमारे पास, ये डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। यहाँ पर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बाकी इसको हमने समझा रखा है, इसको होमवर्क में भी आपको दिया था कि वीडियो देख लेना इसका। हमारे पास डाइक्लोरो होते हैं, डाइक्लोरोफिनाइल, इस तरीके से हमारे पास हेलोरिन होते हैं 2। इसके बाद हम बोलते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन हमारे पास बनेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्लोरल का। क्लोरल क्या होता है, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, ये हमारे पास होता है। ट्राइक्लोरिन लगे होते हैं यहाँ पर, और ये हमारे पास एसिटल्डिहाइड है, मतलब कि यहाँ पर CHO आएगा और 2 कार्बन आएगी, इससे हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं। तो यहाँ से पानी बाहर निकल जाता है इस तरीके से,
यहाँ से इस तरीके से पानी बाहर निकल जाता है ये। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो इस प्रकार से बनता है, ये और ये तो जुड़ेंगे साथ में यहाँ पर इस तरीके से, ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है हट जाएगा और हमारे पास जो चीज़ें बची हुई है ये यहाँ पर आके जुड़ जाएगी, ये यहाँ पर होता है। ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकल जाता है, इसको बोलते हैं डीडीटी। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, मच्छर मारने के लिए या फिर कोई इंसेक्ट वगैरह को मारने के लिए इसका छिड़काव करते थे, सरकार इस खुद बोलती थी। तो वहाँ पर क्या होता था, कुछ लोगों को भेजती थी, कुछ कम्युनिटी को भेजती थी, तो किसी भी एरिया में जहाँ पर इंसेक्ट ज़्यादा होते हैं वहाँ पर भेज दिया जाता था। तो वो क्या करती थी, डीडीटी का छिड़काव कर देती थी। तो वहाँ पर क्या होता था, जितने भी मच्छर वगैरह होते थे, इंसेक्ट वगैरह होते थे, सारे मर जाते थे इसकी वजह से। लेकिन आजकल तो ज़माना चेंज हो गया है, ठीक है, मोर्टीन वगैरह आ गया है, ये लाल हीट काला हीट आ गया है, तो कहानी चेंज हो चुकी है। तो लेकिन अब इसके ऊपर सर बैन लग गया किसी है, काम का नहीं। डीडीटी के ऊपर पूरी तरीके से बैन लग चुका है। हाँ बोलिए, क्या हो गया? सर किसी काम का नहीं है वो। हाँ, अब तो बैन लग गया ना उसके ऊपर। पहले ये जो था ना, इससे हार्मफुल गैसेस भी निकलती थी, तो इस वजह से पर्यावरण के लिए भी अच्छा नहीं था, सर मच्छर भी नहीं मरते थे। है ना। अच्छी बात है, नहीं मरते थे। हाँ बोलिए। ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं। सर ऑक्सीडेशन एक बार और रिडक्शन बता दीजिए प्लीज सर। ओके, देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर लिखते जाते हैं। एक काम करते हैं, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं पहले तो।